Okay, so good morning everyone. We'll be starting with our today's lecture. आज के लेक्चर में we have a few points. लास्ट टाइम हम लोगों ने वी मॉडल डिस्कस किया था, that is verification validation model, based on which we supposed to start with our topic, that is verification validation वाला ही हम लोगों का जो टॉपिक है वही हम लोग स्टार्ट करेंगे. I'll quickly finish this topic. कुछ ज़्यादा नहीं है, एक बार मैं वापस रिवाइज करा देता हूँ. वेरिफिकेशन वैलिडेशन क्या क्या पॉइंट्स हम लोगों ने पढ़े थे. तो यूनिट 4 एंड 5 एज आई सेड प्रीवियसली इज वेल कि इट्स क्वाइट सिंपल कंपेयर टू फर्स्ट 3 यूनिट्स, और फर्स्ट 3 यूनिट के कंपैरिजन में छोटे भी है. सो मेक श्योर कि आप थोड़ा फोकस करो कि हम लोग जो पढ़ा रहा हूँ मैं आपको क्विकली, उसके लिए इट्स वेरी मच रिक्वायर्ड कि आप थोड़ा चीज़ों को रिवाइज कर लो, अदरवाइज एग्जाम टाइम पे इट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम फॉर यू. ओके, सो लास्ट टाइम हम लोग वी मॉडल डिस्कस किया था, दैट इज वेरिफिकेशन वैलिडेशन मॉडल. एंड शेयर नहीं है, हाँ हाँ स्क्रीन शेयर क्या नहीं बोल, है आपका. हाँ मैं शेयर कर रहा हूँ. सो लास्ट टाइम हम लोगों ने ये डायग्राम डिस्कस किया था, एंड विल बी स्टार्टिंग विद वेरिफिकेशन वैलिडेशन वाला पार्ट. सो इफ वी जस्ट क्विकली हैव अ लुक एट दिस, सो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे हम लोगों ने कुछ सर्टन पॉइंट्स जो वैलिडेशन एंड वेरिफिकेशन में है हम लोगों के पास, वो क्या क्या है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव दिस डायग्राम जो लास्ट टाइम हम लोगों ने डिस्कस किया था. उसमें हम लोगों ने क्या देखा था, फॉर रिक्वायरमेंट एनालिसिस, रिक्वायरमेंट गैदरिंग एंड एनालिसिस बेस्ड ऑन विच we have acceptance test. Then system design के बेस के ऊपर we have system test. Architectural design के बेस के ऊपर we have integration. Model design पे we have unit test. And finally आपका coding वाला part आएगा. So if we can say कि verification is basically talks about requirement gathering, designing, etc etc. Coding से from coding onwards आपका validation वाला part चालू होता है, that is testing वाला part. ठीक है. So इफ आई से कि जो कोडिंग के पहले वाला जो पार्ट है आपका, बिफोर कोडिंग वी हैव दिस इज वेरिफिकेशन पार्ट, जिसको हम लोग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वाला पार्ट बोलेंगे. एंड ये आपका सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल हो गया, जिसमें वी आर ओनली फोकसिंग ऑन टेस्टिंग, दैट इज वैलिडेशन, वैलिडेटिंग और टेस्टिंग द थिंग्स. तो यही सेम चीज यहाँ पे भी आपका विजिबल है. एज यू कैन सी, वेरिफिकेशन प्रोसेस ऑफ इवेल्युएटिंग द प्रोडक्ट ऑफ अ डेवलपमेंट फेज. वैलिडेशन वही आएगा. एज यू कैन सी, वेरिफिकेशन रिव्यू मीटिंग एंड इंस्पेक्शन चलेगा. वैलिडेशन में क्या आएगा, टेस्टिंग आएगा, ब्लैक बॉक्स, व्हाइट बॉक्स, ग्रे बॉक्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. Verification is carried out by quality analysis team to check whether the implementation of a software is as per the document specification designing or not. और वैलिडेशन किसके थ्रू होगा, मेनली टेस्टिंग टीम होगा वहां पे, बराबर है. देन वेरिफिकेशन में क्या आएगा, एग्जीक्यूशन ऑफ कोड इज नॉट कम्स अंडर वेरिफिकेशन. याद रखो, एग्जीक्यूशन, कोड का एग्जीक्यूशन करने का मतलब टेस्टिंग हो गया, तो वो किस में आएगा, वैलिडेशन में आएगा, बराबर है. यू हैव डेवलप समथिंग, यू हैव रिटन वन कोड ऑफ कैलकुलेटर और समथिंग, आप उसको एग्जीक्यूट करोगे तो आप वहां पे एडिशन, सब्ट्रैक्शन फंक्शंस जो आपने डाला है वो करेक्टली ऐड, सब्ट्रैक्ट, डिवाइड कर रहा है कि नहीं, वो हम लोग वेरीफाई, वैलिडेट करेंगे, राइट. So verification process explains whether the outputs are according to inputs or not, and validation describes whether the software is accepted by user or not. जो मैंने आपको डायग्राम बताया था, same thing goes on here as well. Verification validation बहुत सिंपल है. वेरिफिकेशन में हम लोग क्लाइंट के रिक्वायरमेंट के बेस के ऊपर रिक्वायरमेंट गैदरिंग, एनालिसिस, फिजिबिलिटी स्टडी करेंगे. देन उसके बेस के ऊपर हम लोग डिजाइनिंग करेंगे. सो विल बी वेरीफाइंग द रिक्वायरमेंट गैदर्ड बाय अस इज एज पर द कस्टमर रिक्वायरमेंट और नॉट. देन डिजाइन जो आपने बनाया वो एज पर रिक्वायरमेंट्स है या नहीं है ना, ये सारे पॉइंट्स पे हम लोग फोकस करेंगे. एंड वंस वी आर डन विद डिजाइनिंग, उसके बाद में आपका कोडिंग वाला पार्ट आएगा, और वहां से फिर जो आपने डिजाइन्स बनाए थे बेस्ड ऑन योर डिजाइन्स, करेक्ट सॉफ्टवेयर डेवलप हुआ है या नहीं, उसके ऊपर हम लोग फोकस करेंगे. सो दैट इज द पार्ट ऑफ वैलिडेशन.
सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे सेम थिंग्स आर गिवन हियर एज वेल, आप इजीली एक बार पढ़ सकते हो उसको। स्टैटिक एंड डायनेमिक वीवी मॉडल। अब स्टैटिक मतलब जहाँ पे कुछ ज्यादा चीजें नहीं है, बहुत बेसिक से कुछ फंक्शंस है जिसको आप बहुत इजीली वेरीफाई कर सकते हैं, चीजों को बहुत इजीली देख सकते हैं। डायनेमिक का मतलब क्या होगा? नाउ वी हैव स्टैटिक एंड डायनेमिक टेस्टिंग, वो भी हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखो आपको क्या बोला है, सॉफ्टवेयर इंस्पेक्शन में क्या आएगा, रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशंस, रिक्वायरमेंट डिजाइन आपने बना रहेंगे, बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट हम लोगों ने प्रोटोटाइप बना रहेगा। व्हाट वी मीन बाय प्रोटोटाइप, एक डमी मॉडल होता है, आप जो सॉफ्टवेयर बनाएंगे उसके बारे में, बराबर है, वो देखा था हम लोगों ने। देन वी हैव हाई लेवल डिजाइन, देन स्पेसिफिकेशंस आएंगे, डिटेल डिजाइन होगा, देन वी हैव अ प्रोग्राम और अ कोड। तो यहाँ पे क्या होगा, बेस्ड ऑन प्रोटोटाइप। प्रोग्राम टेस्टिंग में क्या आएगा, आपने जो प्रोग्राम लिखा हुआ है उसको टेस्ट करेंगे हम लोग यहाँ पे, एंड विद दैट टेस्टिंग हम लोग उसको मैच करेंगे विद इट्स प्रोटोटाइप कि एज पर द प्रोटोटाइप, एज पर द डमी मॉडल आपका यहाँ पे जो प्रोग्राम बना है वो करेक्ट बना है या नहीं बना है। So that is one thing. Then we have two types of testing. One is static test and one is dynamic test. Now I can say static test is part of white box and dynamic is part of black box. So static test जो होगा उसमें क्या होगा, without executing, if I say static में क्या होगा, without executing means we are not focusing on executing the code and checking कि ये input पे के बाद में output क्या system generate कर रहा है। We are not concerned with that because हम लोगों ने कोड करेक्ट किया है, we all are aware कि ओके इनपुट डालूंगा तो आउटपुट आएगा ही। सो स्टैटिक टेस्ट जो है ये डेवलपर एंड पे हो रहा है, रिमेंबर दिस इज हैपनिंग ऑन डेवलपर साइड। अब विदाउट एग्जीक्यूटिंग द कोड वी ट्राई टू एनालाइज structure of our code और एल्गोरिथम जो आपने डेवलप किया है और लॉजिक जो आपने डेवलप किया है, लाइक उप्स के कंसेप्ट आपने प्रॉपरली इंप्लीमेंट किए हैं या नहीं, डेटाबेस क्वेरीज जो हम लोगों ने लिखे हुए हैं वो प्रॉपर है कि नहीं, है ना, ये सब कुछ आएगा। सो यहाँ पे आपको क्या बोला है, वी हैव मेनी सच थिंग्स। सो स्टैटिक टेस्ट का मतलब क्या होगा, विदाउट एग्जीक्यूटिंग कोड वी ट्राई टू एनालाइज द लॉजिक व्हाट वी हैव डेवलप्ड, वी ट्राई टू एनालाइज द एल्गोरिथम व्हिच वी हैव डेवलप्ड। अगर कहीं पे इनहेरिटेंस अगर यूज हो रहा है, we have a parent class and we have a child class. तो parent class के अंदर if we have some function, तो ये function जो है वो protected होना चाहिए। This should not be private or public. This function should not be private or public. बराबर है ना, ये नहीं होना चाहिए, इट शुड बी प्रोटेक्टेड ओनली। तो उसको हम लोग वेरीफाई करेंगे। सेम वे एनकैप्सुलेशन हम लोगों ने प्रॉपर यूज किया है कि नहीं, डेटा हाइडिंग प्रॉपर यूज किया है कि नहीं, ये सारे कंसेप्ट हम लोग देखेंगे। क्लियर है? So that is what we mean by verification and validation. Program testing, we all know why we use program testing. Then types of testing, defect test होगा, validation test होगा। Defect test we are already done discussing about 5 types of defects. If you remember, 5 type के आपके defect होता है। First type of defect is critical defect. So critical defect का मतलब क्या होगा, most important function of your most important part of your software failed and we don't have any other alternative for this. उसके बाद में मेजर डिफेक्ट आता है। मेजर डिफेक्ट का मतलब क्या होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर सॉफ्टवेयर फेल्ड बट वी डू हैव ऑल्टरनेटिव, तो टेम्पररी आपका काम चल जाएगा। देन उसके बाद में हम लोग के पास आएगा मॉडरेट डिफेक्ट। तो मॉडरेट के अंदर क्या होगा, आपका सॉफ्टवेयर का कोई पार्ट फेल नहीं हुआ है बट जो पार्ट चल रहा है वो करेक्ट आउटपुट जनरेट नहीं कर रहा, ठीक है, करेक्ट आउटपुट आ नहीं रहा है। देन उसके बाद में आपका माइनर डिफेक्ट होगा, लाइक स्पेलिंग मिस्टेक और समथिंग, और लास्ट में होगा कॉस्मेटिक डिफेक्ट, लाइक लुक एंड फील डिफेक्ट और एरर रिलेटेड टू लुक एंड फील ऑफ आवर सॉफ्टवेयर, और इन शॉर्ट आई कैन से GUI रिलेटेड प्रॉब्लम्स। तो ये आपके 5 टाइप के डिफेक्ट है। तो डिफेक्ट टेस्टिंग में क्या होगा, टेस्ट डिजाइन टू डिस्कवर सिस्टम डिफेक्ट्स। A successful defect test is one which reveals the presence of defects. Validation आएगा, intended to show that the software meets its requirement. Successful test is one that shows that the requirement has been properly implemented.
ठीक है, उसके बाद में आपको क्या बोला है, टेस्टिंग एंड डिबगिंग। तो टेस्टिंग एंड डिबगिंग के क्या पार्ट रहेंगे वो यहाँ पे आपको दिए हुए हैं। जस्ट 1 मिनट। सो टेस्टिंग एंड डिबगिंग बहुत सिंपल है। एज यू कैन सी, बग्स फाइंड करो, लोकेट द एरर, रिपेयर दोज एरर, रिपेयर हुआ है कि नहीं उसके लिए वापस प्रोग्राम को रीटेस्ट करेंगे। इट इज एज सिंपल एज दैट। सो यहाँ पे वी मॉडल जो अभी हम लोगों ने स्टार्टिंग में देखा था वो वर्टिकल था, ये हॉरिजॉन्टल मॉडल है उसी का। स्ट्रक्चर ऑफ सिस्टम टेस्ट प्लान, सिस्टम टेस्ट प्लान्स हम लोगों ने एक एक्सेल फाइल देखा था। ओके, I'll just open that Excel template again. So as you can see, we have this Excel template. यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये कुछ एग्जाम्पल हम लोगों ने डिस्कस किया था। वी हैव टेस्ट लॉगिन आईडी, देन टेस्ट सिनारियो है, टेस्ट केस है, प्री कंडीशन क्या है, आपको जीमेल का लॉगिन टेस्ट करना है तो सबसे पहले तो आपके पास जीमेल पे अकाउंट होना चाहिए, दैट इज प्री कंडीशन। पोस्ट कंडीशन में लॉगिन होने के बाद में आपका जीमेल का इनबॉक्स पे ये लेके जाएगा, दैट इज द पोस्ट कंडीशन। स्टेप्स क्या फॉलो करेंगे, लॉगिन पे हम लोग यूजर नेम एंटर करेंगे, पासवर्ड एंटर करेंगे, देन क्लिक ऑन लॉगिन बटन। और टेस्ट डेटा में हम लोग यहाँ पे अपना ईमेल आईडी एंड पासवर्ड ऐड करेंगे जो एंटर करके आप ट्राई करेंगे। एक्सपेक्टेड रिजल्ट, लॉगिन सक्सेस होना चाहिए, एक्चुअल रिजल्ट ये सेम मैच हो रहा है कि नहीं, अगर मैच हो रहा है तो स्टेटस आपका क्या होगा, ये वाला टेस्ट केस का पास या फेल। तो ये हिसाब से विल राइट अ टेस्ट प्लान्स, बहुत सिंपल है। टेस्टेड आइटम्स कौन से रहेंगे वो बताएंगे। सॉफ्टवेयर इंस्पेक्शन बहुत सिंपल है। सॉफ्टवेयर इंस्पेक्शन में वी इन्वॉल्व पीपल एग्जामिनिंग द सोर्स रिप्रेजेंटेशन विद द एम ऑफ डिस्कवरिंग सम डिफेक्ट्स और सम प्रॉब्लम्स व्हिच आर देयर, है ना। तो inspection do not require execution of the system, so may be used before implementing this, they may be applied to any representation of the system. Then inspection success आएगा। Guys tell me one thing, ये सब हम लोगों ने डिस्कस किया है क्या पहले कि नहीं किया है? बाकी है ना ये वाला पार्ट? हेलो guys, anyone? ये वाला हो गया है क्या हम लोगों का बाकी है? एनीवन? सीआर है नहीं है? आई डोंट नो, मुझे लग रहा है कि हम लोग का ये पार्ट हो गया है गाइस। ठीक है, सो आई विल जस्ट क्विकली फिनिश दिस पार्ट एंड देन वी मूव टू नेक्स्ट टॉपिक। ओके, सो एज यू कैन सी इंस्पेक्शन अगर सक्सेस हुआ तो क्या होगा वो आपको बेसिक पॉइंट्स दिए हुए हैं। इट्स क्वाइट सिंपल और आई थिंक हम लोगों ने डिस्कस किया, आई डोंट रिमेम्बर, थोड़ा 2-3 क्लासेस में मैं पढ़ा रहा हूँ, 2-3 अलग अलग प्लेसेस पे पढ़ा रहा हूँ तो कंफ्यूज हो गया था मैं, याद नहीं है मुझे। सो वी हैव इंस्पेक्शन टेस्टिंग जहाँ पे हम लोग करेंगे इंस्पेक्शंस एंड टेस्टिंग का कॉम्प्लीमेंट्री, बराबर है। तो आपको कोई एक सॉफ्टवेयर को इंस्पेक्ट करने का मतलब है आप टेस्ट करेंगे तभी तो आप इंस्पेक्ट कर पाएंगे कि वो प्रॉपर बनाएगा नहीं। प्रोग्राम इंस्पेक्शन वही है अप्रोच, और टू प्रोग्राम इंस्पेक्शन का मतलब क्या रहेगा कि एक्सप्लिसिटली हम लोग वो डिफेक्ट्स को डिटेक्ट करेंगे। आपको डिफेक्ट को सॉल्व नहीं करना है, आपको कहीं ना कहीं कोई एक डिफेक्ट्स लाइक कोई एक फंक्शन है जो प्रॉपर बना नहीं है तो वो हम लोग उसको यहाँ पे हाईलाइट करेंगे।
कोई दूसरा फंक्शन है या और कुछ चीज है जो प्रॉपर नहीं है, तो उसके बारे में हम लोग यहाँ पे पॉइंट आउट करेंगे, है ना। कहीं पे आपने अगर एक्सेस स्पेसिफायर्स प्रॉपर नहीं लिखे हैं, कहीं पे आपका कोड अगर रिपीट हो रहा है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होने के बाद में भी, तो वो सारे पॉइंट्स पे फोकस करेंगे। कहीं पे अगर हम लोग क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं और उसके थ्रू हम लोग अगर कोई फंक्शंस को कॉल कर रहे हैं तो कैसे होगा। अगर मैंने कहीं पे कोई क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर बनाया हुआ है, तो वो टाइम पे हम लोग को क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू कंस्ट्रक्टर को मतलब कंस्ट्रक्टर को एक्सटर्नली कॉल करने की जरूरत नहीं है। as we know कि as soon as we create object of a class, constructor gets initialized automatically। तो वो हम लोग देखेंगे वो प्रॉपर है कि नहीं, उसको प्रोग्राम इंस्पेक्शन बोलेंगे। तो इंस्पेक्शन प्रोसेस में क्या होगा, प्लान, ओवरव्यू, इंडिविजुअल प्रिपरेशन होगा, इंस्पेक्शन मीटिंग होगा, रिवर्क होगा, फॉलो अप होगा, कंटिन्यूअस सेम चीज चलते जाएंगे। इंस्पेक्शन के किसके क्या रूल रहेंगे, एक ऑथर रहेगा या ओनर रहेगा जिसका अपना खुद का सॉफ्टवेयर है। देन वी हैव इंस्पेक्टर, रीडर है, सब्सक्राइबर है। इंस्पेक्टर मतलब जो ये सारी चीजों को इंस्पेक्ट कर रहा है ना। इंस्पेक्शन टीम होगा हम लोगों का, जो एज पर रिक्वायरमेंट चीजें प्रॉपर बने हैं कि नहीं वो वेरीफाई करेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट हम लोग के पास जो है वो है रीडर्स है। रीडर्स मतलब हम लोग के जो कलीग्स रहेंगे, टीम मेंबर्स है, जिनके साथ में हम लोगों ने डॉक्यूमेंट, प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट शेयर किया है, जो उसको रीड करेंगे, है ना। दे विल जस्ट सजेस्ट कि ओके कुछ चीजें प्रॉपर बने या नहीं बने। देन वी हैव अ स्क्राइब, मतलब एक रिकॉर्डिंग द रिजल्ट के लिए हम लोगों का ये डायरी है। स्क्राइब मतलब ये लॉग फाइल्स रहेंगे, लॉग्स रहेंगे, या इसको हम लोग डायरी बोलते हैं। जैसे आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में कंप्यूटर जो है वो लॉग्स मेंटेन करता है, वैसे हम लोग ये डायरी मेंटेन करेंगे, जिसके अंदर मॉड्यूल बाय मॉड्यूल किसने क्या चेंजेस सजेस्ट किए हुए, किसने क्या एरर्स आइडेंटिफाई किए या हाईलाइट किए, वो हम लोग यहाँ पे पॉइंट आउट करेंगे। देन चेयरमैन मॉडरेटर होगा या फिर चीफ मॉडरेटर रहेगा। तो ये मॉडरेटर जो है मैनेजर लेवल पर्सन रहेगा, चीफ मॉडरेटर मतलब सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी रहेगा। और ये सब जो इंस्पेक्शन होगा उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक चेकबॉक्स बना, एक चेकलिस्ट बना के रखेंगे, है ना, जिसके आगे चेक बॉक्सेस रहेंगे। सो वन बाय वन जो जो हम लोग के होते जाएंगे वहां पे हम लोग टिक मार्क करते जाएंगे। दैट इज एज सिंपल एज दैट। देन नेक्स्ट वी हैव इंस्पेक्शन चेक्स। जस्ट 1 minute। Okay, so here we have this part, inspection checklist। so data faults अगर है, जहाँ पे कहीं पे अगर कोई एक फंक्शन के या कोई नाम आपने प्रॉपर नहीं रखे, कोई वेरिएबल्स आपने प्रॉपर नहीं बनाया, जिसमें अगर जैसे हम लोगों ने कोई वेरिएबल जो बनाया वो इंटीजर टाइप का है, लेकिन उसमें नंबर जो आने वाला है वो बहुत बड़ा आने वाला है। सो वी सपोज टू हैव अ लॉन्ग इंटीजर। कोई एरे बनाया तो उसको आपने फ्लेक्सिबल नहीं बनाया, तो वी शुड हैव अ फ्लेक्सिबल एरे एज वेल। सो ये सारे पॉइंट्स रहेंगे। कंट्रोल फॉल्ट्स अगर रहेंगे, कंट्रोल फॉल्ट्स मतलब हम लोग जैसे फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल, ऐसे जो लूप्स चला रहे हैं, तो वो टाइम पे वो जो लूप्स है वो प्रॉपर चल रहे हैं कि नहीं। कहीं पे अगर हम लोगों ने ब्रेक डाला हुआ है, कहीं पे अगर हम लोगों ने टाइम आउट डाला हुआ है, तो वो प्रॉपर है कि नहीं, वो हम लोग फोकस करेंगे। बराबर है। इनपुट आउटपुट फॉल्ट्स, कोई इनपुट्स अगर हम लोगों ने एंटर किया है वो प्रॉपर है क्या नहीं, बेस्ड ऑन विच वेदर वी आर गेटिंग एनी एक्सपेक्टेड आउटपुट और नॉट, इज देयर एनी प्रॉब्लम विद इनपुट विच वी आर रिसीविंग, यही सब बेसिक पॉइंट्स रहेंगे। देन इंटरफेस मतलब जो आपने GUI दिया हुआ है, जहां से पीपल आर गोइंग टू इंटरैक्ट, वो प्रॉपर है कि नहीं, डेटाबेस में डेटा प्रॉपर जा रहा है कि नहीं, अगर डेटा अगर प्रॉपर स्टोर हो रहा है तो फेच हो रहा है कि नहीं, ऐड, अपडेट, डिलीट, मॉडिफाई, ये ऑपरेशंस डेटाबेस के फ्रंट एंड से प्रॉपर हो रहे हैं कि नहीं, ये हम लोग देखेंगे। देन एक्सेप्शन हैंडलिंग आएगा, रन टाइम एरर अगर कुछ है तो वो प्रॉपर हम लोग के वेरीफाई हो रहे हैं कि नहीं, दैट इज व्हाट वी आर चेकिंग हियर। इंस्पेक्शन रेट मतलब हम लोग देखेंगे कि पर आवर हम लोग कितने स्टेटमेंट्स या कितने लाइन ऑफ कोड हम लोग इंस्पेक्ट कर रहे हैं, वहां पे कहीं पे कोई एरर या कोई प्रॉब्लम है क्या वो देखेंगे हम लोग, है ना। कितने स्टेटमेंट्स पर आवर हम लोगों ने इंस्पेक्ट किए, उसमें से कितने नंबर ऑफ एरर्स हम लोग को मिल रहा है, एंड जितने आवर्स हम लोगों ने यहाँ पे इंस्पेक्शन पे इन्वेस्ट किए उसका हम लोग का एक्चुअल एक्सपेंस क्या आ रहा है, ये हम लोग देखेंगे।
देन ऑटोमेटेड स्टैटिक टेस्ट है. सो ऑटोमेटेड टेस्टिंग में क्या होता है, बेसिकली वी यूज डिफरेंट सॉफ्टवेयर टू टेस्ट आवर सॉफ्टवेयर. अगेन ये वाला आपका पार्ट आएगा, बराबर है. सो एज यू कैन सी कि हम लोग के पास यहाँ पे अलग अलग जो टेस्टिंग पैटर्न्स रहेंगे वो यहाँ पे दिए हुए हैं आपको, कि जहाँ पे हम लोग डेटा फॉल्ट है कुछ या कोई ऐसे रेडी सॉफ्टवेयर यूज करेंगे टू टेस्ट आवर सॉफ्टवेयर, और वो आपको सजेस्ट करेंगे कहाँ पे अगर कोई प्रॉब्लम्स है तो. सो वो आ गया यहाँ पे. देन कंट्रोल फॉल्ट अगर आ गया, इनपुट आउटपुट फॉल्ट, इंटरफेस फॉल्ट जो हम लोगों ने देखा, स्टोरेज फॉल्ट मतलब आपने कोई एक पॉइंटर असाइन किया हुआ है, कोई एक अरिथमेटिक पॉइंटर, वो कोई मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहा है, लेकिन अभी वो मेमोरी लोकेशन प्रॉपरली डिस्प्ले नहीं हो रहा है, या कोई एक ऑब्जेक्ट जो कहीं पे स्टोर किया था वो ऑब्जेक्ट आप प्रॉपरली फेच नहीं कर पा रहे हैं, एंड वंस यू फेल टू फेच दैट ऑब्जेक्ट, उसकी वजह से अगेन आप उसके रिलेटेड जो फंक्शंस है वो एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, बराबर है. स्टेजेस ऑफ स्टैटिक एनालिसिस, तो यहाँ पे एज आई सेड कि हम लोग कोई एक लाइब्रेरी फाइल अगर एक्सेस कर रहे हैं और उसके अंदर अगर हम लोगों ने कोई फंक्शंस इनिशियलाइज किए, कोई वेरिएबल्स बनाए, तो वो जो वेरिएबल्स है वो आपने क्लास लेवल पे बनाया है या फंक्शन लेवल पे बनाया है. जैसे यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि वी हैव प्रिंट एरे करके एक हम लोग का फंक्शन हम लोगों ने बनाया हुआ है, सेम वो फंक्शन को आप वापस नीचे कहीं पे इनिशियलाइज कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं वो सब देखेंगे हम लोग, है ना. कोई वेरिएबल जो है वो प्रॉपर आपने इनिशियलाइज किया है कि नहीं, कहीं पे कोई एक एरर, वी आर टॉकिंग अबाउट लॉजिक, वी आर टॉकिंग अबाउट कंपाइल टाइम एरर, मतलब सिंटेक्स एरर हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे. तो सिंटेक्स एरर को हम लोग यहाँ पे वेरीफाई करेंगे. वेरिफिकेशन फॉर्मल मेथड्स बेसिक ही है, एक बार आप देख लेना, बहुत सिंपल है. क्लीन रूम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, क्लीन रूम प्रोसेस का मतलब क्या होता है, फॉर्मल एक स्टैंडर्ड हम लोगों का सिस्टम या ऑपरेशन का एक प्रोफाइल रहेगा, वो हम लोग यहाँ पे मेंशन करेंगे, बराबर है. और उसके बाद में धीरे धीरे हम लोग उसमें 4 5 फंक्शंस ऐड करते जाएंगे. तो बहुत बार क्या होगा कि वी हैव फ्यू फंक्शंस विद अस, लाइक यहाँ पे फॉर्मल स्पेसिफिकेशन में आपको क्या बोला हुआ है, फॉर्मल स्पेसिफिकेशन सिस्टम क्या बोल रहा है, वी हैव सम डिफाइंड सॉफ्टवेयर इंक्रीमेंट्स, जहां पे हम लोग 4 5 फंक्शंस कुछ न्यू अपडेट करते जाएंगे, उसके हिसाब से विल बी कंस्ट्रक्टिंग अ प्रोग्राम. देन कोड को वेरीफाई करेंगे, बराबर है, इंटीग्रेटेड इंक्रीमेंट उस पर चलते रहेगा, एंड वापस अगर कहीं पे एरर है तो उसको हम लोग रिवर्क करेंगे. सो एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर है एंड देयर वी आर अपडेटिंग वन और द अदर some we are updating or adding one or the new functions as per the requirement. So उसको क्लीन रूम प्रोसेस कैरेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं, जहाँ पे हम लोग कंटिन्यूअसली हम लोगों ने बताया हुआ है कि ओके दिस आर फ्यू न्यू फंक्शंस व्हिच आर रिक्वायर्ड, एंड एज पर द रिक्वायरमेंट वो न्यू फंक्शंस कैसे वर्कआउट हो रहे हैं, कैसे मिल रहे हैं या नहीं प्रॉपरली, वो सब देखेंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है. फॉर्मल स्पेसिफिकेशन एंड इंस्पेक्शन क्या बोल रहा है, द स्टेट बेस्ड मॉडल इज अ सिस्टम स्पेसिफिकेशन एंड इंस्पेक्शन प्रोसेस चेक्स द प्रोग्राम अगेंस्ट दिस मॉडल. प्रोग्रामिंग अप्रोच जो आपने बनाया हुआ है वो प्रॉपर है कि नहीं, आपने जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज किया है उसमें इनबिल्ट जो सारे लाइब्रेरीज है वो आपने प्रॉपरली इनहेरिट की है, कहीं कोड रिपीटेशन तो नहीं आ रहा है, कहीं पे कॉम्प्लेक्सिटी अगर ज्यादा है तो हम लोग वहां पे कोई एक्सपर्ट का हेल्प लेंगे, है ना, ये सब कुछ चलेगा. तो एज यू कैन सी क्लीन रूम प्रोसेस में एक हम लोग के पास स्पेसिफिकेशन टीम रहेगा, एक डेवलपमेंट टीम रहेगा, एंड स्पेसिफिकेशन टीम का काम क्या रहेगा कि ओके ये चीज हम लोग को डेवलप करना है और इसको आपको मेंटेन करना है. मेंटेन मतलब कोई बग्स या कोई एरर आया तो उसको सॉल्व करना है. डेवलपमेंट टीम वो सेम काम करते रहेगा, सर्टिफिकेशन टीम सर्टिफाई करेंगे क्योंकि आपने जो भी डेवलप किया है वो अप टू द मार्क है या नहीं है, कहीं पे अगर चेंजेस की जरूरत है तो कहाँ पे जरूरत है, वो सब आएगा. सो बस क्लीन रूम प्रोसेस वही हो गया आपका. दिस आर द की पॉइंट्स, वी आर डन विद दिस चैप्टर. बहुत सिंपल सा, सॉरी इसके बाद में हम लोगों का मेन जो चालू होता है दैट इज सॉफ्टवेयर टेस्टिंग. सो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के अंदर वी ऑलरेडी डन डिस्कसिंग अबाउट सॉफ्टवेयर टेस्टिंग. कस्टमर रिक्वायरमेंट, कस्टमर रिक्वेस्ट आया, उसके हिसाब से एनालाइज करेंगे हम लोग रिक्वायरमेंट को. रिक्वायरमेंट एनालाइज करना मतलब यहाँ पे अगेन टेस्टिंग होगा, डिजाइन एंड कोड, अगेन यहाँ पे भी टेस्टिंग आएगा, करेक्ट डिजाइन हम लोगों ने बनाया कि नहीं एज पर द रिक्वायरमेंट, वो हम लोग चेक करेंगे. उसके बाद में कोडिंग आएगा, कोडिंग के बाद में तो ऑफकोर्स टेस्ट आएगा ही. और टेस्टिंग के अंदर वापस आपके कौन से पार्ट्स रहेंगे, यूनिट टेस्ट, इंटीग्रेशन टेस्ट, सिस्टम टेस्ट एंड एक्सेप्टेंस टेस्ट. तो ये हम लोगों ने बहुत बार प्रीवियस पार्ट में डिस्कस किया हुआ है, ये जो 4 टेस्ट होंगे उसका मतलब क्या रहता है. एंड आफ्टर डिलीवरी अगेन आपका मेंटेनेंस वाला पार्ट चलेगा. मेंटेनेंस के अंदर भी वापस आपके 4 टाइप के मेंटेनेंस चलेंगे. करेक्टिव मतलब करेक्शन करो, कहीं पे कोई बग्स या एरर है तो
प्रिवेंटिव प्रिकॉशनरी मेजर लो, अडेप्टिव मतलब अडेप्ट टू न्यू टेक्नोलॉजी और टूल्स और न्यू फंक्शंस ऐड करेंगे हम लोग, एंड परफेक्टिव मतलब परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट का बात, मतलब स्टार्टिंग में अगर 100 या 200 लोग 200 स्टूडेंट्स अगर कॉलेज के वेबसाइट पे आ रहे थे तो आपका कॉलेज वेबसाइट का परफॉर्मेंस डाउन जा रहा था, अभी आपको वो परफॉर्मेंस को और बेटर बनाना है और फास्ट बनाना। तो ऊपर जो डायग्राम हम लोगों ने पढ़ा उसी का यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। सॉफ्टवेयर टेस्टर्स दे शुड हैव पैशन अबाउट टेस्टिंग, ऐसा नहीं है कि आप किसी को भी उठा के लाए हो जस्ट फॉर कि उनको जॉब नहीं है इसके लिए वो आपके पास काम कर रहे हैं। दे शुड बी एक्टिवली इंटरेस्टेड इन देयर वर्क, ये फर्स्ट पॉइंट रहेगा। सेकंड क्या बोल रहा है, उनके पास वो टेक्निकल स्किल्स होने चाहिए। अब टेस्टिंग का मतलब सिर्फ ये नहीं रहता है कि इनपुट डालो और आउटपुट चेक करो और हो गया, उनको ऑटोमेशन टेस्टिंग टूल्स का नॉलेज होना चाहिए, कहाँ पे एग्जैक्टली सॉफ्टवेयर के कौन से पार्ट में कहाँ पे एरर आ सकते हैं वो उनको आइडिया होना चाहिए, है ना, तो ये सब पार्ट आएंगे। पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए, दे एटीट्यूड शुड बी लाइक कि हम लोगों को मैक्सिमम एरर्स फाइंड करना है सो दैट क्लाइंट एंड पे हम लोग को प्रॉब्लम ना हो। प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर का क्या है वो हम लोग देखेंगे, और प्रोडक्टिविटी कंटिन्यूस सिर्फ एक बार इनपुट देके आउटपुट पे आपका प्रोडक्टिविटी डिफाइन नहीं होता है। कंटिन्यूसली इफ वी कीप ऑन वर्किंग ऑन द सेम सॉफ्टवेयर फॉर 10-15 डेज 20 डेज और 1 मंथ, वो टाइम पे उसका प्रोडक्टिविटी क्या है वो पता होना चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल्स, डायरेक्ट कम्युनिकेशन लिंक होना चाहिए बिटवीन डेवलपर्स डिजाइनर्स, तो आप जहां पे भी अगर प्रॉब्लम मिलता है यू कैन डायरेक्टली कन्वे योर मैसेज टू हायर अथॉरिटीज एज वेल एज डायरेक्टली टू डेवलपर टीम एज वेल। सो कम्युनिकेशन स्किल्स जो है, कम्युनिकेशन स्किल्स का मतलब है क्लियर कम्युनिकेशन, एक स्टैंडर्ड वे में कम्युनिकेशन करने का एक पैटर्न होना चाहिए। देयर शुड नॉट बी एनी कम्युनिकेशन गैप, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं बोल कुछ अलग रहा हूं और आप उसको एक अलग वे में इंटरप्रेट कर रहे हो। सो ये वही सेम डायग्राम का यहाँ पे नीचे आपको एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। आफ्टर दिस again we'll be discussing about testing. So यहाँ पे अगर आप देखेंगे we have software testing life cycle, वापस वही सेम चीज चलेगा। ऑब्जेक्टिव क्या है इसके, टेस्ट केस, कंपोनेंट टेस्ट होगा, सिस्टम टेस्ट होगा। कंपोनेंट मतलब छोटे छोटे जो यूनिट्स है वो टेस्ट होगा, यूनिट टेस्ट। सिस्टम टेस्ट मतलब इंटीग्रेशन टेस्ट, और उसके बाद में उसके जो सब सिस्टम्स है वो सबको साथ में हम लोग लाएंगे तो सिस्टम टेस्ट होगा। वी ऑल नो दिस। कंपोनेंट टेस्ट अगर सक्सेस हुआ तो हम लोग फिर क्या करेंगे, सिस्टम टेस्ट करेंगे। डिफेक्ट टेस्ट, 5 टाइप के डिफेक्ट ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ा है, उसी को हम लोग यहाँ पे लाएंगे। सो डिफेक्ट टेस्टिंग क्या होगा, जो डिफेक्ट्स है वो आइडेंटिफाई करो और उसमें से जिसका प्रायोरिटी हाईएस्ट रहेगा उसको चेक आप टेस्ट करेंगे। वैलिडेशन टेस्टिंग ऑलरेडी हम लोग को पता है, वैलिडेशन में हम लोग क्या करेंगे, जो भी चीज हम लोगों ने बनाया उसको हम लोग वैलिडेट करेंगे, कि जैसे अगर मैंने मॉड्यूल डिजाइन बनाया तो उसके हिसाब से मैं यूनिट टेस्ट करूंगा, बराबर है। हाई लेवल डिजाइन बनाया तो उसके हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन टेस्ट करेंगे। सिस्टम डिजाइन के बेस के ऊपर सिस्टम टेस्ट करेंगे, एंड रिक्वायरमेंट गैदरिंग के बेस के ऊपर फाइनल आपका रिक्वायरमेंट गैदरिंग टेस्ट होगा। सो एज यू कैन सी हम लोग यहाँ पे टेस्ट केसेस बनाएंगे। टेस्ट केसेस का मतलब क्या रहेगा, वी हैव दिस टाइप ऑफ एक्सेल टेबल, बराबर है, एक्सेल शीट होगा जिसमें ये आपके टेस्ट केसेस आ गए, और ऐसे जो टेस्ट केसेस है उसके लिए डेटा प्रिपेयर करो, बिकॉज आपने जो भी टेस्ट केसेस बनाया उसमें टेस्ट डेटा क्या इंटर होगा। जैसे यहाँ पे मैंने डेटा एंटर किया है, देखो आपको क्या यूजर नेम डालना है, क्या पासवर्ड डालना है वो मैं लिखूंगा यहाँ पे। यहाँ पे क्या करेक्ट यूजर नेम क्या है और रॉन्ग पासवर्ड क्या एंटर करेंगे वो हम लोग लिखेंगे। सो दैट इज व्हाट वी मीन बाय प्रिपेयरिंग अ टेस्ट डेटा। बाय एंटरिंग दिस टेस्ट डेटा हम लोग टेस्ट करेंगे। टेस्ट रिजल्ट्स क्या है उसको कंपेयर करो, किससे कंपेयर करेंगे, एक्चुअल रिजल्ट को एक्सपेक्टेड रिजल्ट से मैच करेंगे हम लोग, और वो दोनों मैच हो रहे हैं कि नहीं वो चेक करेंगे, राइट। सो वही आपका टेस्टिंग पॉलिसीज हो गया, दैट्स इट, नथिंग एल्स। सो वी आर डन विद फर्स्ट चैप्टर ऑफ यूनिट 4। नाउ विल बी स्टार्टिंग विद सेकेंड चैप्टर ऑफ यूनिट 4, दैट इज सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। सो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के अंदर क्या क्या पॉइंट्स रहते हैं क्विकली हम लोग डिस्कस करते हैं। एज यू कैन सी इन सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, सबसे पहले ये तो ऑब्जेक्टिव है। हाँ, कंपोनेंट टेस्ट ऑलरेडी अभी हम लोगों ने देखा, छोटे छोटे यूनिट्स टेस्ट करने को हम लोग कंपोनेंट टेस्ट बोलते हैं। देन वी हैव सिस्टम टेस्ट, आपके जो प्रोजेक्ट के जो भी छोटे यूनिट्स है या पार्ट है इसको साथ में कंबाइन टेस्ट करने को हम लोग सिस्टम टेस्ट बोलते हैं। सो कंपोनेंट टेस्ट जो है उसमें क्या होगा, वी हैव सॉफ्टवेयर डेवलपर्स एंड यहाँ पे आपका टेस्टिंग टीम है, इंडिपेंडेंट टेस्टिंग टीम आएगा, बराबर है। तो आपके कंपोनेंट टेस्ट होने के बाद में वो सारे कंपोनेंट्स को हम लोग साथ में इंटीग्रेट करेंगे, कनेक्ट करेंगे, तो आपका एक सिस्टम या सब सिस्टम बनेगा। एंड एक इंडिपेंडेंट टेस्टिंग टीम जो है वो इसको एज अ सिंगल सॉफ्टवेयर या एज अ सिंगल सब सॉफ्टवेयर, आपका सॉफ्टवेयर का एक सब पार्ट ऐसे टेस्ट करेंगे, एंड दे विल वेरीफाई कि इनपुट देने पे कैसा आउटपुट मिल रहा है,
लोड टेस्ट करेंगे कि अगर एक्स्ट्रा वर्क हम लोग डाल रहे हैं, एक्स्ट्रा यूजर्स अगर आ रहे हैं, तो वो टाइम पे आपका सिस्टम कैसे बिहेव कर रहा है, ये पॉइंट्स आएंगे. डिफेक्ट टेस्ट वी ऑल नो, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया. तो defect test, discover the faults or defects in your software and try to solve it so that user end पे वो defects face ना हो. Validation में क्या होगा? To demonstrate to developer and the system customer that software meets its requirement. ये validation test होगा. मतलब acceptance test पास होना चाहिए. Validation का मतलब है finally तभी validation test पास होगा. ये अभी हम लोगों ने discuss किया. Same diagram यहाँ पे आ रहा है. टेस्टिंग पॉलिसीज अभी मैंने बताया. सिस्टम टेस्टिंग, दो टाइप के आपके टेस्टिंग रहेंगे. सिस्टम टेस्ट में क्या होगा? इंटीग्रेशन टेस्ट आएगा एंड रिलीज टेस्ट आएगा. इंटीग्रेशन टेस्ट का मतलब वेयर वी ट्राई टू इंटीग्रेट वन कंपोनेंट विद अनदर कंपोनेंट एंड ट्राई टू चेक कि वो दोनों कंपोनेंट्स आपस में इजीली कम्युनिकेट कर पा रहे हैं कि नहीं, वेदर दे कैन एक्सचेंज डेटा विद ईच अदर और नॉट. रिलीज टेस्ट का मतलब होगा ब्लैक बॉक्स टेस्ट या बीटा टेस्ट जिसको हम लोग बोलते हैं. सो बीटा टेस्ट या ब्लैक बॉक्स टेस्ट जहां पे यूजर एंड पे यूजर्स जो है दे आर बी वर्किंग ऑन योर सॉफ्टवेयर एंड दे विल ट्राई टू फाइंड इट आउट कि हाउ योर सिस्टम बिहेव्स और रिएक्ट्स अंडर different circumstances or by entering different inputs how your system behaves. ये यहाँ पे होगा. In integration we have two types or two approaches provided here. फर्स्ट टॉप डाउन होगा. तो सपोज अगर मेरे पास ये कॉलेज सिस्टम है, इन कॉलेज सिस्टम वी हैव स्टूडेंट मॉड्यूल एंड प्रोफेसर मॉड्यूल. इन स्टूडेंट मॉड्यूल हम लोगों के पास जूनियर कॉलेज एंड डिग्री कॉलेज दो है. आई जस्ट चेंज इट दिस साइड. So degree college है, junior college है. Now in junior college again we have suppose three types: arts, science, commerce. तो अब टॉप डाउन में क्या करेंगे? सपोज ये जो डिग्री कॉलेज वाला जो मॉड्यूल है, दिस मॉड्यूल इज नॉट रेडी, दिस इज नॉट रेडी येट. तो मैं क्या करूंगा? स्टूडेंट मॉड्यूल मुझे चेक करना है ओवरऑल. तो मैं यहाँ पे ये पूरा स्टूडेंट मॉड्यूल में मेरे कौन से सब मॉड्यूल्स है? डिग्री कॉलेज, जूनियर कॉलेज एंड जूनियर कॉलेज के अंदर वापस तीन सब मॉड्यूल है, आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स. तो सपोज अभी आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स तीनों रेडी नहीं हुआ है, सिर्फ ये डिग्री कॉलेज और जूनियर कॉलेज या फिर सिर्फ साइंस वाला रेडी हुआ है. लेट्स सपोज दिस साइंस वाला इज रेडी. तो हम लोग क्या करेंगे? स्टूडेंट मॉड्यूल और उसके अंदर ये टॉप मॉड्यूल है ये मेरा और ये बॉटम मॉड्यूल्स है. तो जहां जहां पे जो बॉटम मॉड्यूल रेडी नहीं है उसके जगह पे मैं यहाँ पे उसका डमी ऐड कर दूंगा एंड आई विल ट्राई टू चेक कि ओके टोटल स्टूडेंट मॉड्यूल कैसे वर्कआउट हो रहा है. एंड ये टॉप साइड से जब अगर मैं कोई जूनियर कॉलेज के साइंस स्टूडेंट को अगर सर्च करने की ट्राई कर रहा हूं तो वो मुझे मिल रहा है या नहीं मिल रहा है. गेटिंग? सो बॉटम वाले जो भी मॉड्यूल्स रेडी है वो हम लोग इंटीग्रेट करेंगे और जो रेडी नहीं है उसके जगह पे हम लोग डमी ऐड कर देंगे. तो ये टॉप वे में हम लोग कंप्लीट स्टूडेंट मॉड्यूल वेरीफाई करते हैं. दैट इज टॉप डाउन इंटीग्रेशन. बॉटम अप में क्या होगा? जैसे हम लोग का सेम एग्जांपल है. सो वी हैव स्टूडेंट मॉड्यूल. स्टूडेंट मॉड्यूल के अंदर अगेन हम लोगों का डिग्री एंड जूनियर कॉलेज है. जूनियर के अंदर हम लोगों का यहाँ पे आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स है. तो अभी मैं क्या करूंगा? ये जूनियर कॉलेज वाला ही सिर्फ जो बॉटम का मॉड्यूल है इसी को मैं टेस्ट करूंगा कि जूनियर कॉलेज के अंदर आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स के जो स्टूडेंट्स है वो अगर इवेंट कर रहे हैं या और कुछ कर तो ये आपस में कम्युनिकेट कर पा रहे हैं या नहीं. एंड अगेन यहाँ पे जो बॉटम वाला मॉड्यूल रेडी नहीं रहेगा, बॉटम वाला मेरा रेडी है, टॉप वाले अगर रेडी नहीं रहेंगे तो उसके जगह पे मैं उनके डमी ऐड कर दूंगा. तो बॉटम मॉड्यूल्स को ही जब हम लोग कंबाइन करके उनके बीच में का इंटीग्रेशन चेक करते हैं उसको बॉटम अप इंटीग्रेशन बोलते हैं. नेक्स्ट वी हैव इज ये सेम उसका पिक्चर दिया हुआ है जैसे मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया. देन टेस्टिंग अप्रोच में आर्किटेक्चरल टेस्टिंग आएगा, आर्किटेक्चरल डिजाइन के लिए सिस्टम डेमोन्स्ट्रेशन आएगा, टॉप डाउन इंटीग्रेशन जो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया, राइट. टेस्ट इंप्लीमेंटेशन मतलब हम लोग बॉटम अप इंटीग्रेशन पे जाएंगे. एंड टेस्ट ऑब्जर्वेशन जहां पे हम लोग एक्स्ट्रा कुछ कोड ऐड करेंगे. जब हम लोग ऑटोमेशन टेस्टिंग लिखते हैं तो वहां पे ऑटोमेशन टेस्टिंग के हम लोगों को अलग से ऑटोमेशन टेस्टिंग स्क्रिप्ट लिखने पड़ता है और वो ऑटोमेशन टेस्टिंग स्क्रिप्ट लिखने के बाद में वो स्क्रिप्ट को जब हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे तो आपका सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली वेरीफाई होते जाएगा, चेक होते जाएगा. क्लियर है? वो आएगा. रिलीज टेस्ट ऑफ कोर्स एक्सेप्टेंस टेस्ट है, मतलब ब्लैक बॉक्स टेस्ट या बीटा टेस्ट की बात कर रहे हैं. सो अगर यूजर के जो सारे रिक्वायरमेंट्स है वो अगर सक्सेसफुली आप फाइनल सॉफ्टवेयर जो प्रोवाइड कर रहे हैं उसमें अगर फुलफिल हो रहा है, जो जो फंक्शंस यूजर ने बोले थे वो अगर सारे वहां पे आ रहे हैं, दैट मींस यूजर विल हैप्पीली एक्सेप्ट इट. एट सेम पॉइंट ऑफ टाइम लेगेसी फॉलो करना भी जरूरी है. लेगेसी का मतलब क्या हो गया कि वो पुराने जो सॉफ्टवेयर यूज कर रहे थे उसी के सेम पैटर्न्स या पॉइंट्स आप यहाँ पे यूज कर रहे हैं कि नहीं, वो आएगा. ब्लैक बॉक्स सिंपल है. इनपुट डेटा जो हम लोग यहाँ पे
इनपुट डेटा है जो हम लोग यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे, उसके बेस के ऊपर आपने सॉफ्टवेयर में इनपुट डेटा डाला और आउटपुट वेरीफाई करेंगे। तो आपका ये जो एक्सेल फाइल है, ये एक्सेल फाइल में हम लोगों ने देखा था ना, वी हैव सम एक्सपेक्टेड आउटपुट और एक्चुअल आउटपुट। तो ये एक्सपेक्टेड और एक्चुअल दोनों मैच हो रहा है कि नहीं, दैट इज व्हाट विल बी टेस्टिंग हियर। क्लियर है? देन टेस्टिंग गाइडलाइंस मतलब चूज एक प्रॉपर इनपुट चूज करना है जिससे करेक्ट आउटपुट आए, बट एट सेम पॉइंट ऑफ टाइम वी सपोज टू सिलेक्ट सम इनपुट जिससे एरर मैसेजेस जनरेट हो। तो वो करेक्ट एरर मैसेजेस जनरेट हो रहे हैं कि नहीं। अगर मैंने ट्राई कैच ब्लॉक लिखा हुआ है, ट्राई कैच ब्लॉक या एक्सेप्शन हैंडलिंग हम लोग क्यों लिखते हैं, सो दैट रन टाइम एरर जब आपके सॉफ्टवेयर में आते हैं तो आपका सॉफ्टवेयर चलते चलते बंद नहीं होना चाहिए, वो एक्सेप्शंस को इजीली हैंडल करेगा। जैसे डिवाइड बाय जीरो एक्सेप्शन, तो आपका कैलकुलेटर चलते चलते बंद नहीं होता है, बराबर है, वो सिर्फ आपको एरर मैसेज देता है। सो इफ आई हैव अ कैलकुलेटर हियर, तो मैं जब यहाँ पे इस पे 8 डिवाइड बाई 0 कर रहा हूं, तो हम लोगों ने यहाँ पे एक्सेप्शन हैंडलिंग डाला है, बिकॉज ऑफ विच ये कैलकुलेटर चलना बंद नहीं हुआ, उसने सिर्फ यहाँ पे ये एरर मैसेज डाला। तो आपको क्या करना है, वी सपोज टू एंटर दिस टाइप ऑफ अ डेटा, जहां पे मैं चेक करूंगा कि ये जो भी एक्सेप्शन हैंडलिंग हम लोगों ने जो भी कैच ब्लॉक्स हम लोगों ने अपने कोड में लिखे हैं वो सारे प्रॉपरली सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो रहे हैं कि नहीं, वो टाइप का इनपुट आने पे। सेम वे डिजाइन इनपुट्स देखेंगे हम लोग, है ना। और ये सेम जो सेवरल इनपुट्स है ना, ये इसको एक बार एंटर नहीं करेंगे हम लोग, कंटिन्यूअसली इसको इनपुट कर करके मल्टीपल टाइम्स विल जस्ट वेरीफाई कि जब several time if I enter the similar type of input then how our system behaves। देन टेस्ट सिनेरियो मैंने आपको अलग एग्जांपल दिया, इन्होंने आपको अलग से एक लाइब्रेरी सिस्टम का एग्जांपल दिया है। सो लाइब्रेरी सिस्टम में अगर कोई एक यूजर आ रहा है लाइब्रेरी का, तो वो जो पेपर्स है उसको कैसे सब्सक्राइब कर पाएगा, है ना, वो सारे पॉइंट्स आएंगे। अगर उसको कोई रिसर्च पेपर्स रिक्वायर्ड है तो वो डाउनलोड कर पाएगा, देन वो उसको मिसयूज तो नहीं कर सकता, हाउ इज गोइंग टू यूज इट, वो सब आएगा। सिस्टम टेस्ट, टेस्ट द लॉगिन मैकेनिज्म यूजिंग करेक्ट और इनकरेक्ट लॉगिन, ये आपका सिस्टम टेस्ट में आएगा। देन टेस्ट सर्च फैसिलिटी, जैसे रिमेंबर इफ वी हैव इफ आई गो टू गूगल, अब देखो गूगल पे अगर मैं जोमेटो पे जा रहा हूं, इफ आई गो टू जोमेटो, अब यहाँ पे दे हैव प्रोवाइडेड अ सर्च बटन हियर, ओके, विद दिस वन सर्च बटन आई कैन सर्च रेस्टोरेंट, फूड, नाइट लाइफ और समथिंग एल्स, है ना। रेस्टोरेंट सर्च कर सकते हैं हम लोग, एज इट इज रिटन हियर, आई कैन सर्च रेस्टोरेंट, कुसिन और एनी स्पेसिफिक प्लेस टू हैंग आउट, ये सब हम लोग यहाँ पे एक पॉइंट से सर्च कर सकते हैं। सो बेस्ड ऑन माय जीपीएस लोकेशन वो एग्जैक्ट सेम रेस्टोरेंट या फूड मुझे बता रहा है या नहीं, वो हम लोग देखेंगे। सो अगर मैं यहाँ पे पिज्जा भी अगर सर्च करता हूँ तो वो मुझे यहाँ पे मेरा जो कोई जीपीएस लोकेशन रहेगा उसके बेस के ऊपर नियर बाय कौन से कौन डिलीवर कर सकता है वो बताएगा। और उसमें वापस देखो यहाँ पे ये क्या आपको क्या बता रहा है, डिलीवरी एंड डाइन आउट। तो दैट्स हाउ वी बेसिकली टेस्ट आवर डिफरेंट फैसिलिटीज जो आपने प्रोवाइड किया हुआ है। तो ये आपका सिस्टम टेस्ट का अप्रोच रहेगा। यूएमएल डायग्राम बहुत सिंपल है, यहाँ पे हम लोग के पास वेदर डेटास के लिए एक यूएमएल डायग्राम है। सो वी हैव रिक्वेस्टेड अ रिपोर्ट, वो रिपोर्ट जब मैंने रिक्वेस्ट किया तो जहाँ पे रिक्वेस्ट बटन पे मैंने क्लिक किया तो एक रिपोर्ट वाला फंक्शन जो है वो फायर होगा सर्वर पे, वेदर स्टेशन पे। वहां से वो सेम फंक्शन जो है वो समराइज, यहाँ पे वो आने के बाद में वो क्या करेगा, समराइज वाले फंक्शन को थ्रो करेगा ऑन डेटाबेस जहाँ पे वेदर डेटा स्टोर्ड है। और ये वेदर डेटा डेटाबेस में से क्या होगा, वो समरी रिपोर्ट जो है वो आएगा। देखो सेंड फंक्शन यहाँ पे कॉल हुआ तो ये जो समरी रिपोर्ट जनरेट हुआ है उसने क्या किया, सेंड रिपोर्ट, दिस इज सेंड फंक्शन, और एज अ पैरामीटर ये जो रिपोर्ट फंक्शन है वो यहाँ पे डाल दिया है उसका रिजल्ट, और वो फिर रिप्लाई फंक्शन के थ्रू वो हम लोगों ने यूजर को दे दिया और यूजर उसको एक्नॉलेज करेगा। सो ये आपका यूएमएल डायग्राम है। परफॉर्मेंस टेस्ट सेम है, 5 लोग वर्क करेंगे तो अच्छा ही चलेगा। जब अगर 50 लोग, 500 लोग, 5000 लोग अगर वर्क करते हैं, हाउ आवर सिस्टम बिहेव्स, एंड दैट इज आल्सो ऑन डिफरेंट I'll give you one example of load testing, automation load testing। So देखो हम लोग के पास ऑटोमेशन लोड टेस्ट के लिए वी हैव सम कंपनीज जो आपको लोड टेस्ट कैसे होता है उसके बारे में यहाँ पे प्रोवाइड करता है।
So they have provided one simple video as well. So we'll just have a look at this small video. आपको easily पता चलेगा what we mean by load. Okay, please have a look at this. Are you 100% sure your app is running? So as you can see यहाँ पे हम लोगों को लोड टेस्ट का एक एग्जांपल दिया हुआ है. So that's what लोड टेस्ट ऑल अबाउट. अब ये जो लोड टेस्ट है इसमें अभी मुझे खुद से नहीं करना है. अलग अलग जगह से ट्रैफिक जनरेट करने का ये जो भी काम है ये कंपनी मुझे करके देगी और दे हैव देयर प्राइसिंग. ठीक है. सो आई जस्ट परचेज वन ऑफ देयर प्राइस, वन ऑफ देयर प्लान एंड बेस्ड ऑन विच देखो आपको यहाँ पे क्या बता रहा है कि आप कौन से टाइप का प्लान लेंगे तो उसके हिसाब से आपको कितना टेस्टिंग जो है वो करना मिलेगा, है ना. आपके सॉफ्टवेयर के ऊपर आप ये सेम जो टेस्टिंग है वो अप्लाई कर सकते हैं. एंड वी डू हैव 14 डेज फ्री ट्रायल एज वेल. तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं. वी कैन जस्ट सिंपली हैव अ लुक एट इट कि हाउ टेस्टिंग वर्क्स. सो परफॉर्मेंस टेस्ट या लोड टेस्ट बोथ वर्क्स हैंड इन हैंड. परफॉर्मेंस बेटर करना है तो स्टेबिलिटी लाना पड़ेगा और उसके साथ में अगर ज्यादा यूजर्स भी आते हैं तो भी वो सेम स्टेबिलिटी रहना चाहिए. तो अगर लोड टेस्ट अगर फेल होता है तो परफॉर्मेंस भी ऑफकोर्स डाउन जाएगा ही. स्ट्रेस टेस्ट ऑफ कोर्स यही सेम हो गया. अगर मैं लोड बढ़ा रहा हूं मतलब मैं अगर आपके ऊपर काम का लोड अगर बढ़ा रहा हूं या सब्जेक्ट्स का लोड बढ़ा रहा हूं इसका मतलब क्या हो गया, आई एम पुटिंग यू अंडर अ स्ट्रेस. So we supposed to examine our software when it comes under a extreme stress situations, how your software behaves. तो इट माइट पॉसिबल कि जब अगर कोई एक्सट्रीम स्ट्रेस अगर आ रहा है तो वो टाइम पे बिकॉज ऑफ या लोड बढ़ रहा है तो वो टाइम पे आपके सिस्टम पे स्ट्रेस बढ़ने की वजह से वी आर फाइंडिंग और गेटिंग वन और दी अदर डिफेक्ट्स. तो व्हाट आर द मेन रीजंस आपके वो सॉफ्टवेयर में डिफेक्ट कभी आ रहा है, कितने लेवल तक लोड बढ़ने के बाद में कौन से फंक्शंस के ऊपर आपको ये डिफेक्ट्स आ रहे हैं वो हम लोग एग्जामिन करते हैं. तो उसके लिए वी हैव स्ट्रेस टेस्ट. component test, as we already know what we mean by component test, individual component. Object class testing मतलब ये आपका class है एक weather station, ये आपके variables है and these are the functions. So ये जो variables है ये variables proper है या नहीं है और ये class का function ये class का object बना के मैं ये सारे functions को easily call कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता. If we this is the parent class तो चाइल्ड क्लास इसमें से सारे फंक्शंस को कॉल इनहेरिट कर पाएगा या स्पेसिफिक फंक्शन को इनहेरिट कर पाएगा. ये सारी चीजें जो है वो हम लोग ऑब्जेक्ट क्लास टेस्ट में चेक करते हैं, वेरीफाई करते हैं. सो यहाँ पे आपको क्या बोला है, वी सपोज टू डिफाइन टेस्ट केसेस. जो भी आपका सॉफ्टवेयर है उसके लिए ऐसे टेस्ट केसेस बनाना जरूरी है जो हम लोगों ने यहाँ पे एक्सेल शीट में एग्जांपल देखा. और यही सेम जो है इसके बेस के ऊपर विल आइडेंटिफाई द सीक्वेंस ऑफ स्टेट ट्रांजिशन. जैसे अगर मैंने यहाँ पे क्या बोला कि अगर आप करेक्ट यूजर नेम एंड पासवर्ड एंटर करते हैं तो आपका लॉगिन हो जाएगा सक्सेसफुली और लॉगिन होने के बाद में आप इनबॉक्स पे चले जाएंगे, जीमेल के इनबॉक्स पे. तो वो क्या हो गया, वो सीक्वेंस हो गया. तो इनबॉक्स पे जाके बाद में अगर मुझे टेस्ट करना है तो मैं बाद में क्या करूंगा, उसके लिए मैं टेस्ट सिनेरियो क्या लिखूंगा, यू विल गेट ऑप्शंस टू कंपोज एन ईमेल, टू रीड एन ईमेल, बराबर है, एज वेल एज टू डिलीट एन ईमेल. तो कौन से बटन पे, कौन से ऑप्शन पे क्लिक करने पे कौन से दूसरे ऑप्शंस एक्टिवेट होंगे. बिकॉज आपने जीमेल पे देखा रहेगा कि देयर आर फ्यू ऑप्शंस व्हिच आर हिडन. जब आप कोई एक ईमेल सिलेक्ट करते हो तभी उसके रिलेटेड फंक्शंस एक्टिवेट होते हैं. तो वो आपका यहाँ पे सेम एग्जांपल आएगा. इंटरफेस टेस्ट ऑफ कोर्स वो हम लोग को पता ही है. सो यहाँ पे इंटरफेस टेस्ट में क्या होगा कि वी हैव अ फर्स्ट इंटरफेस, जैसे साइन अप है तो साइन अप के बाद में मैं लॉगिन पे जा रहा हूँ कि नहीं. अगर मैं लॉगिन नहीं कर पा रहा हूँ तो साइन अप पे वापस जाना चाहिए और लॉगिन या साइन अप कोई सक्सेस हो गया तो फिर मैं अपने प्रोफाइल पे इनबॉक्स पे जाना चाहिए. तो वो आपका इंटरफेस लेवल होगा. इंटरफेस के अंदर हम लोग पैरामीटर, शेयर्ड मेमोरी है, प्रोसीजरल, मैसेज पासिंग हो रहा है कि नहीं. जब अगर मैं कोई एक वेरिएबल के थ्रू यूजर नेम पासवर्ड अगर सेंड या रिसीव कर रहा हूँ वो कैसे होगा, डेटाबेस पे कुछ वैल्यूज जाके आपके रिजल्ट्स कैसे जनरेट होंगे वो सब आएगा. तो बेसिक इंटरफेस एरर्स आपके हैं. टाइमिंग एरर, अब
इंटरफेस मिसअंडरस्टैंडिंग मतलब कहीं पे और कोई एक चीज जो मैंने रखा था बट वो अब करेक्ट वे में लोगों को इंटरप्रेट करने नहीं आ रहा है, या वो करेक्ट रिजल्ट जनरेट नहीं कर रहा है, उसका बिहेवियर प्रॉपर नहीं है। टाइमिंग एरर का मतलब है कि जैसे अगर मैं कोई एक ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर रहा हूँ तो वो टाइम पे आप देखो कि जो ट्रांजेक्शन जो है वो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन आर वैलिड फॉर 2 मिनट्स, 1 to 2 मिनट्स ओनली, 60 सेकेंड टू 120 सेकेंड्स। तो उसके बीच में मुझे ओटीपी आना चाहिए बैंक से, और वो ओटीपी जब मैं एंटर करूंगा और वो अगर करेक्ट है तो ही फिर आपका ट्रांजेक्शन सक्सेस होगा। अगर उतने टाइम में अगर मेरा बैंक से ओटीपी नहीं आया और मैंने वो ओटीपी अगर एंटर नहीं किया, सो माई ट्रांजेक्शन इज गोइंग टू बी कैंसल्ड, वो उसको हॉल्ट करके नहीं रखेगा। देन सेम वे अगर मुझे डिफॉल्टर लिस्ट अगर बनाना है, तो जब कभी अगर मैं डिफॉल्टर लिस्ट वाला अगर मैं फंक्शन कॉल करता हूं तो वो सबसे पहले सिस्टम डेट जो है वो चेक करेगा। देन इट विल आस्क यू वेदर यू वांट करंट डिफॉल्टर लिस्ट और फ्रॉम एनी प्रीवियस। तो अगर मैं फेब्रुवरी मंथ अगर सिलेक्ट कर रहा हूं तो फेब्रुवरी के साथ में मैं कौन सा ईयर सिलेक्ट कर रहा हूं, इट शुड ऑल्सो वर्क ऑन दैट। सो ये आपको पता होना चाहिए। डिजाइन टेस्ट, टेस्ट पॉइंटर्स रहेंगे, वो सब देखेंगे। बहुत सिंपल है। टेस्ट केस डिजाइन जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया। अब यहाँ पे आपको नेक्स्ट क्या बोला है, वी हैव समथिंग व्हिच इज कॉल्ड एज रिक्वायरमेंट बेस्ड टेस्टिंग। क्या फंक्शन आपके बहुत इंपॉर्टेंट है जो होने ही चाहिए, और कौन से फंक्शंस जो नहीं भी रहेंगे स्टिल इट विल वर्क, वो बेसिक दिया हुआ है, और उसके हिसाब से आपको यहाँ पे लाइब्रेरी का एग्जाम्पल दिया हुआ है। आई होप यू कैन इजीली जस्ट रीड आउट फ्रॉम दिस, बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल दिया हुआ है। पार्टीशन टेस्ट, अब ये हम लोगों को समझना है। इक्विवेलेंस पार्टीशनिंग, इक्विवेलेंस पार्टीशन का मतलब क्या होता है, या पार्टीशनिंग टेस्ट। सो देखो पार्टीशन टेस्टिंग या इक्विवेलेंस पार्टीशन क्या होता है बेसिकली, यहाँ पे अगर आप देखेंगे दे हैव प्रोवाइडेड सम डेटा टू अस। सो जैसे यहाँ पे आपको क्या बोला है, वी हैव वन एग्जांपल जहाँ पे इफ देयर आर नंबर्स व्हिच आर बिटवीन 0 to 5 दे आर इनवैलिड, एंड इफ सम नंबर्स इन केस आई कैन से कि आपके पास जो पासवर्ड है, सो सपोज मैं बोल रहा हूँ कि आपका कोई पासवर्ड अगर 0 to 5 कैरेक्टर्स जितना बड़ा रहेगा देन ओनली इट इज अलाउड, उससे छोटा अगर है देन दैट इज नॉट अलाउड। क्लियर है, हम लोग ऐसा कुछ एग्जांपल ले रहे हैं। सो यहाँ पे हम लोग क्या बोल रहे हैं, इफ योर पासवर्ड इज बिटवीन 0 to 5 कैरेक्टर दैट इज इनवैलिड, योर पासवर्ड शुड बी ग्रेटर देन 5 कैरेक्टर्स एंड लेस देन 10 कैरेक्टर्स, लेस देन 11 कैरेक्टर्स। तो दिस इज आर वैलिड पार्टीशन। तो कहीं कहीं पे हम लोग बोलते हैं कि हम बोलते हैं ना कि मिनिमम ये लेवल का आपका पार्टीशन होना चाहिए, ये लेवल का आपका पासवर्ड स्ट्रेंथ होना चाहिए। सो हम लोग क्या बोल रहे हैं, आपका पासवर्ड एकदम छोटा भी नहीं होना चाहिए और एकदम बड़ा भी नहीं होना चाहिए। सो इफ पासवर्ड इफ योर पासवर्ड लेंथ इज बिटवीन 6 to 10 देन इट इज वैलिड, एल्स इट इज इनवैलिड। सो अगर 0 to 5 के बीच में स्टिल इट इज इनवैलिड, और अगर 10 से बड़ा है स्टिल इट इज इनवैलिड। तो इसको इक्विवेलेंस पार्टीशनिंग बोलते हैं हम लोग। अब ये काम कहाँ पे आता है, तो अगर मैं रिजल्ट चेक कर रहा हूं तो सपोज अगर मैं बोलूंगा कि वी हैव अ पार्टीशन, जहां पे अगर कोई एक स्टूडेंट है उसके आई से कि पार्टीशन अभी वैलिड इनवैलिड नहीं होता है, कभी कभी ये भी होगा कि ओके ए प्लस ग्रेड का पार्टीशन है, देन ओ वाला पार्टीशन है, देन ओ प्लस ग्रेड का पार्टीशन है। तो लेट्स सपोज इफ आई से कि किसी को अगर 74.99 आया है, सो दैट पर्सन विल गेट ए प्लस ग्रेड, और किसी को अगर 75.00 या 75.01 आएगा दैट पर्सन विल गेट ओ ग्रेड। तो ये हम लोगों को प्रॉपरली देखना है कि कौन से ग्रेड पे वो जाएगा। गेटिंग, ये आपका पार्टीशनिंग टेस्ट होगा। इक्विवेलेंस पार्टीशनिंग या बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस बोलते हैं, ये आपके बाउंड्रीज के वैल्यू है, मतलब एकदम एक्सट्रीम वैल्यू है। अब मैंने क्या बोला है, जिसके भी परसेंटेज लेस देन 75 रहेंगे उसको ए प्लस ग्रेड देंगे हम लोग। क्लियर है, तो अगर किसी के परसेंटेज अगर 73 70 है तो इसको तो मैं इजीली बता सकता हूं कि हाँ ये ए प्लस ग्रेड में ही आएगा। लेकिन आपका सिस्टम जब अगर मैं एक्सट्रीम बाउंड्री वैल्यू दे रहा हूं दैट इज 74.99, सिर्फ एक परसेंटाइल अगर इंप्रूव हो गया तो ये ग्रेड ए प्लस से ओ होना चाहिए, और एक परसेंटाइल अगर नीचे हो गया 75.00 से अगर एक परसेंटाइल नीचे गया तो वो ओ ग्रेड से ए प्लस ग्रेड होना चाहिए। तो ये आपके बाउंड्री के वैल्यू है, एकदम पास के वैल्यूज है। ये टाइम पे आपका सॉफ्टवेयर कैसे बिहेव करता है, अगर 74.99 पे अगर वो ए प्लस ग्रेड असाइन कर रहा है और 75.00 पे अगर वो ओ ग्रेड असाइन कर रहा है, इट मींस आपका सिस्टम का जो क्वालिटी है, और आई से कि आपका सिस्टम का जो परफॉर्मेंस है वो बहुत अच्छा है। क्लियर है, ये आएगा। सो इसको हम लोग इक्विवेलेंस पार्टीशनिंग बोलते हैं।
जहाँ पे हम लोग प्रॉपरली बता देंगे कि ओके ए ग्रेड कब मिलेगा, कितने परसेंटेज पे, एग्जैक्टली कितने परसेंटेज और परसेंटाइल के बाद में ए का ए प्लस ग्रेड हो जाएगा या बी ग्रेड होगा या बी प्लस ग्रेड होगा, सी आएगा या डी ग्रेड आएगा और ओ ग्रेड आएगा या ओ प्लस ग्रेड आएगा, ये एग्जैक्टली हम लोग यहाँ पे आइडेंटिफाई करके बताएंगे। सो आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू एवरीवन। इसको हम लोग पार्टीशनिंग टेस्ट बोलते हैं। देन इसके बाद में यहाँ पे आपको सेम दिया हुआ है, ये जो भी वैलिड एंड इनवैलिड डेटा है ये हम लोग एंटर करके चेक करेंगे कि आपका सिस्टम वो सेम स्पेसिफिक वे में बिहेव कर रहा है या नहीं। सेम एग्जांपल्स दिए आपको यहाँ पे, 4 जो है वो वैलिड में आएगा एंड 4 से कम नंबर जो है वो इनवैलिड में आएगा। सो विल एंटर दोज बाउंड्री वैल्यू एंड वो एक्सट्रीम वैल्यूज एंटर करने पे आपका सिस्टम का बिहेवियर या करेक्ट रिजल्ट जनरेट हो रहा है कि नहीं वो चेक करेंगे हम लोग। मैंने आपको अलग बताया, यहाँ पे वो आपको अलग से आपको सेम वे में बता रहा है, देख लेना। सर्च रूटीन है, हम लोग कोई एक कंडीशन अगर सर्च करेंगे तो कैसे वर्कआउट होगा उसके सिंपल एग्जांपल दिया हुआ है, यू कैन जस्ट रीड इट आउट। टेस्टिंग गाइडलाइन क्या होना चाहिए, तो टेस्टिंग गाइडलाइन डिफरेंट साइज के जो आपके सीक्वेंसेस रहेंगे, फंक्शंस रहेंगे, उसके हिसाब से डिफरेंट टाइप के टेस्टिंग हम लोग क्रिएट करेंगे। हर किसी के लिए सेम साइज अप्लाई नहीं होगा, सीक्वेंस जो होगा आपका टेस्ट का वो क्या होना चाहिए, बेसिक आपको एग्जांपल दिए हुए। लाइक वी हैव दिस स्ट्रक्चरल टेस्ट। स्ट्रक्चरल टेस्ट में क्या आएगा कि हम लोग के पास कोई एक्सेप्शन हैंडलिंग है, उसमें ट्राई कैच ब्लॉक है, तो वो ट्राई कैच ब्लॉक जो है वो प्रॉपरली कॉल हो रहा है या नहीं वो हम लोग देखेंगे, राइट। तो ये व्हाइट बॉक्स टेस्ट दैट इज कॉल्ड एज स्ट्रक्चरल टेस्ट। व्हाइट बॉक्स मतलब स्ट्रक्चरल टेस्ट आएगा। तो हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि आपके सारे टेस्ट कवरेज जो है वो प्रॉपर होने चाहिए। लाइक वी हैव टेस्ट कवरेज, coverage. So as you can see here, path coverage. Sorry. So as you can see, path coverage में क्या आएगा, we will be entering some valid and some invalid data और वो टाइम पे will verify कि how your system behaves. So यहाँ पे अगर आप देखेंगे in this image आपको कैसे दिया हुआ है, I'll just paste this, ये इमेज सेम मैं चैट बॉक्स में पेस्ट करता हूँ, just have a look at it. So देखो path coverage जो है इसमें हम लोग क्या बताया, we have this two loops. यहाँ पे आप समझ लो कि we have this two if condition, ठीक है। दिस इज फर्स्ट इफ कंडीशन, जहां पे हम लोगों ने क्या बोला है, फर्स्ट इफ कंडीशन जो है आपका फर्स्ट इफ कंडीशन वो क्या बोल रहा है, ए शुड बी ग्रेटर देन 1 एंड बी शुड बी 0। अगर ये कंडीशन अगर ट्रू होगा तो ये वाले स्टेटमेंट्स जो है इसको वो एग्जीक्यूट करेगा, दिस आर द स्टेटमेंट्स। एंड अगर ये फॉल्स हुआ तो ये डायरेक्टली सेकेंड इफ कंडीशन पे जाएगा। सेकेंड इफ कंडीशन जो है आपका, दिस इज माय सेकेंड इफ कंडीशन। सेकेंड इफ कंडीशन क्या बोल रहा है, ए इक्वल टू 2 और x इज ग्रेटर देन 1। तो अगर ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई होता है, इफ दिस इज ट्रू तो वो यहाँ पे जाएगा ये स्टेटमेंट्स पे, एल्स वो फॉल्स अगर हुआ तो यहाँ पे जाएगा स्टॉप पे, बराबर है। तो अब पाथ क्या होगा, सबसे पहले सपोज मैं कोई ऐसा डेटा एंटर करूंगा जिससे फर्स्ट वाला जो आपका इफ कंडीशन है, ये फर्स्ट इफ कंडीशन ट्रू होना चाहिए, ठीक है, दैट्स फर्स्ट। ये फर्स्ट इफ कंडीशन मैं यहाँ पे लिखूंगा फर्स्ट इफ सेकेंड इफ। तो फर्स्ट में क्या करूंगा, आई ट्राई टू एंटर सम डेटा जिससे ये फर्स्ट इफ कंडीशन ट्रू हो जाए, देन आई वेरीफाई कि ये स्टेटमेंट प्रॉपर एग्जीक्यूट हो रहा है कि नहीं, देन मैं सेकेंड इफ कंडीशन भी ट्रू रखूंगा। सो फर्स्ट मेरा केस क्या हुआ, मैंने दोनों कंडीशन को ट्रू रखा। देन नेक्स्ट टाइम क्या करूंगा, मैं फर्स्ट इफ कंडीशन को फॉल्स कर दूंगा, सेकेंड को मैं ट्रू ही रखूंगा। सो दिस इज हाउ इट गोज। सो यहाँ पे इफ यू नोटिस, फर्स्ट टाइम मेरा जो पार्ट आया, फर्स्ट टाइम मेरा जो पाथ है वो क्या है, ये ट्रू, ये ट्रू, दिस इज माय फर्स्ट पाथ। देन सेकेंड पाथ जो मेरा आया वो क्या आया, ये फॉल्स है, देन ये ट्रू है, दिस इज माय सेकेंड पाथ। थर्ड पाथ जो आएगा, थर्ड पाथ क्या आएगा, ये ट्रू है एंड ये फॉल्स है, बराबर है, ट्रू एंड फॉल्स, ये थर्ड पाथ हो गया। एंड फोर्थ पाथ जो आएगा, फोर्थ वाला क्या रहेगा, वेयर बोथ आर फॉल्स।
सो इसको पाथ कवरेज बोलते हैं। तो अगर मैंने अगर ऐसे फॉर लूप या इफ कंडीशंस डाले हुए हैं तो वो पॉसिबल सारे जो पाथ है ना वो एग्जीक्यूट हो रहा है कि नहीं, ऐसे आप टेस्ट केसेस बनाएंगे। ठीक है, इसको हम लोग पाथ कवरेज बोलते हैं। सो एज यू कैन सी वी हैव अ पॉसिबल पाथ कवरेज हियर। ट्राई कैच ब्लॉक्स को भी इजीली हम लोग कवर करेंगे। सो व्हाइट बॉक्स है, मेरे पास कंपोनेंट का कोड रहेगा, वो मैं टेस्ट डेटा में डालूंगा और आउटपुट चेक करूंगा। बाइनरी सर्च ट्री, इनपुट डालो, आउटपुट चेक करो, इक्विवेलेंस पार्टीशनिंग, क्लास वैल्यू, बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस। अभी जो मैंने बताया एकदम बाउंड्री के वैल्यू हम लोग एंटर करेंगे एंड चेक करेंगे। पाथ टेस्टिंग जो अभी मैंने आपको बताया, पाथ या ब्रांच कवरेज। तो अगर यहाँ पे अगर मैं बोलूंगा सो ये वाला जो मेरा कोड है इसके कौन से पाथ आएंगे, 1 2 3 4 5 है ना, यहाँ से फिर वो यहाँ पे जा सकता है, दैट इज डायरेक्टली ऑन 14 और खत्म। यहाँ पे 14 जो है वो स्टॉप है। देन नेक्स्ट पाथ या नेक्स्ट पार्ट जो रहेगा मेरा वो कौन सा रहेगा, 1 2 3 4 5 6, 6 से वो जाएगा 7, 7 से वो जा सकता है 8 9 10 और 14, खत्म। देन नेक्स्ट कौन सा आएगा, 1 2 3 4 5 6 7, 7 से वो जाएगा 11 पे, 11 से वो जा सकता है 12 पे और 12 से वापस जाएगा 5 पे। नेक्स्ट में क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6 7, 7 से वो 11 पे जा सकता है, 11 से 13 पे और 13 से वापस 5 पे जा सकता है। सो दिस आर द डिफरेंट पाथ। वैसे आप अलग अलग पाथ ट्राई करेंगे और वो पाथ को वेरीफाई करना है, टेस्ट करना है, मतलब वैसे हम लोग डेटा एंटर करेंगे। सो यहाँ पे देखो आपको पाथ दिया हुआ। टेस्ट ऑटोमेशन, मैंने आपको जो अलग अलग ऑटोमेशन टेस्टिंग टूल्स बताया वो सेम आएंगे। सो इफ आई जस्ट गूगल या ऑटोमेशन टेस्टिंग टूल, तो देखो आपको यहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल्स मिलेंगे ऑटोमेशन टेस्टिंग टूल के। ठीक है, आप कोई भी एक जो टेस्टिंग टूल जो है ना वो चेक करेंगे आप, और ये इसका बेनिफिट ये होगा कि कम टाइम में ज्यादा चीजें टेस्ट करने में आपको ये हेल्प करता है, बराबर है। सो आप कम टाइम में ज्यादा चीजें टेस्ट कर सकते हैं और उसके लिए ये कंपनीज जो है ना वो आपको हेल्प करेंगे, जैसे ये वाला आप देखो। आई होप साउंड आ रहा है ना, वीडियो का साउंड आ रहा है। हेलो, Increasing pace of upgrades. Automated testing reduces this burden by enabling testing teams to do more. But testing alone is not enough. First, you need to understand the processes you're testing through automated discovery, allowing organizations to visualize and understand the full life cycle of their business processes, and then take advantage of robotic process automation to improve efficiency and keep pace with continuous change. Companies today treat these things as separate tasks to manage. But what if you could automatically discover, test, and execute business processes seamlessly from a single platform? And what if you could cut project delivery timelines in half and still ensure quality? WorkSoft combines discovery, testing, and RPA to automate the entire life cycle of a business process with connective automation. WorkSoft's connective automation platform is completely codeless, allowing business users who truly know how the business works and IT to participate together in automation. It gives you more time for what matters, freeing up business users and testing teams from manual tasks, increasing implementation speed and reducing technology risk. It's easy to use, easy to maintain. You can see these are the basic examples for the same. So इससे हम लोगों का बेनिफिट क्या होता है कि आप बहुत सारी चीजें जो आपको मेहनत करना है उसके जगह पे आप डायरेक्टली ये कंपनीज को हायर करो और वो आपके लिए काम करेंगे। And not just for this, अब देखो आपको GUI भी टेस्ट करते हैं। At Dinosaur Industries, the mood is tense yet again tonight. The entire development team is working overtime ahead of the release of a new software update, but it has to be tested first before this can happen. Will all the user interface components continue to work properly after the update, or does the new code contain bugs? All tests have to be run manually. This costs a lot of time, money, and coffee.
The firm Chilling Bee Inc. is about to make an update of their flagship software product available as well. Yet the team is still able to leave work on time to enjoy some quality after-work time. No overtired developers, no mouse or keyboard clicks, and no perpetually brewing coffee machine. This is all thanks to the Squish GUI tester from FrogLogic, which Chilling Bee Inc. has been relying on for years. It enables the company to run all the required tests completely automatically across all platforms and without requiring adoptions to test scripts when the user interface changes. The Squish GUI tester generates just a single test script, just one. And it runs independently of the environment, versions, and devices. So as you can see, इसका benefit क्या होता है? जब अगर हम लोग ऐसे automation testing tools अगर use कर रहे हैं, it can work very well on different operating systems, whether it is a desktop based or any mobile. And at same point of time अगर आपके embedded device भी है तो उसके ऊपर भी वो performance वो same GUI कैसे होगा वो हम लोग यहाँ से देख सकते हैं. So that is something which is very much required. और ये आपको readily available market में जो अलग अलग ऐसे कंपनीज है वो आपको प्रोवाइड कर रहे हैं. एंड यू कैन सिंपली जस्ट गो फॉर देयर प्राइसिंग. यहाँ पे देखो आपका जो किसी को आप पेमेंट जो करोगे इंस्टेड ऑफ पेइंग टू सम टेस्टर्स फॉर मोर बेटर रिजल्ट्स वी कैन गो फॉर सच सॉफ्टवेयर्स. ठीक है. और ये देखो ये ISO सर्टिफाइड है, ISO 9001 सर्टिफाइड. मतलब यहाँ पे ये सर्टिफिकेशन अगर मिला है मतलब वी कैन ट्रस्ट ऑन दिस सॉफ्टवेयर, दिस ऑटोमेशन टेस्टिंग टूल. वी कैन यूज दिस टू टेस्ट आवर ओन सॉफ्टवेयर्स. दैट इज द बेनिफिट. ओके, सो ये ऑटोमेशन टेस्टिंग के बारे में सब चीजें हो गया. नाउ नेक्स्ट जो है वो टेस्टिंग वर्कबेंच अडेप्टेशन है. तो टेस्टिंग वर्कबेंच में विल बी राइटिंग द स्क्रिप्ट्स एंड उसके बाद में हम लोग यूजर इंटरफेस के हिसाब से कहाँ पे क्या इनपुट डालना चाहिए उसको हम लोग कैसे कंपेयर करेंगे, उसके ऊपर कैसे वर्कआउट करेंगे, वो पॉइंट्स दिए हुए हैं. दैट्स इट. सो दिस आर द की पॉइंट्स एंड वी आर डन विद दिस फर्स्ट पार्ट ऑफ unit 4. Now will be second chapter of unit 4. Now we'll be moving on third chapter, that is software measurement. ठीक है. So we are done with first two chapters of unit 4. Now we'll moving on to a third chapter of unit 4. और ये सारे जो notes है ये मैंने टीम में फाइल्स में अपलोड कर दिए. Remember आपके फर्स्ट जो 3 यूनिट्स जो थे वही थोड़े डिफिकल्ट थे, थोड़े लेंथी थे. यूनिट 4 and 5 आर वेरी स्मॉल एंड सिंपल. सो सॉफ्टवेयर मेजरमेंट में ये आपको कुछ की पॉइंट्स दिए हुए हैं. सो यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, क्या पॉइंट्स पे बात करेंगे. सो सॉफ्टवेयर मेजरमेंट का मतलब है कि आपको चेक करना है कि आपका सॉफ्टवेयर कितना बड़ा है, कितना टाइम लग सकता है, कितने रिसोर्सेज लगेंगे, कितने डेवलपर्स, डिजाइनर्स, टेस्टर्स आर रिक्वायर्ड, कितना आपका इन्वेस्टमेंट होगा उस पे. कुछ चीज जो आप नहीं बना सकते तो आप किसको आउटसोर्स करेंगे वो चीजें बनाने के लिए, और कौन आपको बेस्ट पॉसिबल कम टाइम में वो चीजें बना के दे सकता है. ये पूरा हम लोग टाइमलाइन बनाते हैं, ये सारा टाइमलाइन हम लोग ऐड करते हैं. क्लियर है. सो दिस इज व्हाट वी मीन बाय सॉफ्टवेयर मेट्रिक्स. सो एज यू कैन सी सॉफ्टवेयर प्रोसेस एंड प्रोजेक्ट मेट्रिक्स आर क्वांटिटेटिव मेजर्स. क्वांटिटेटिव मतलब क्वांटिटी बताएगा, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, या फिर वी हैव सपोज 1000 फंक्शंस. सो 1000 फंक्शंस के लिए हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड. वी हैव 500 फंक्शंस, तो उसके लिए टाइम कितना रिक्वायर्ड रहेगा, व्हिच फ्रेमवर्क इज बेस्ट सुटेबल, एंड नंबर ऑफ लाइंस, कोडिंग लाइंस कितने होंगे वो हम लोग यहाँ पे मेजर कर सकते हैं. नाउ रिमेंबर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे चेंज होगा वैसे नंबर ऑफ लाइंस जो है वो चेंज होंगे. फॉर एग्जांपल फॉर पाइथन, इफ आई डेवलप सम एप्लीकेशन इन पाइथन, सो वहां पे नंबर ऑफ लाइंस जो रहेंगे वो अलग रहेंगे. एंड इफ आई डेवलप द सेम एप्लीकेशन इन जावा तो नंबर ऑफ लाइंस जो है वो अलग रहेंगे ऑफ कोर्स. सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे सॉफ्टवेयर मैट्रिक्स में वही दिया हुआ है. टू अचीव द बेसिक क्वालिटी एंड प्रोडक्टिविटी, ये दोनों आप मेजर करने के लिए आपको कितने लाइन ऑफ कोड, कितना दिन, कितना पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ये सब हम लोग डिटेल में एनालाइज करते हैं. उसको हम लोग प्रोडक्ट मेजरमेंट बोलते हैं या सॉफ्टवेयर मेजरमेंट बोलते हैं. अब अप्रोक्सीमेटली जैसे अगर मैं आपको बोलता हूं कि यू सपोज टू डेवलप 1 TY प्रोजेक्ट और उसके लिए आपको कितना टाइम लगेगा आप मुझे बताओ. सो
आप क्या करेंगे, यू विल बी प्रोवाइडिंग अ डिटेल गाइडलाइन टू मी, लेकिन अगर मैं बोलूंगा कि एग्जैक्टली हाउ मच टाइम, हाउ मेनी डेज आर रिक्वायर्ड, तो आप क्या करेंगे, आप मुझे एग्जैक्टली टाइम और डे नहीं बता सकते, बिकॉज आपने पहले कभी बनाया नहीं है, या आपको एग्जैक्टली वो सॉफ्टवेयर कितने बड़े बनेंगे उसका एग्जैक्ट आइडिया नहीं है। तो वो टाइम पे हम लोग क्या करेंगे, विल प्रोवाइड सम अप्रोक्सीमेशन टाइम की ओके 6 मंथ ज्यादा है, या फिर कॉलेज या यूनिवर्सिटीज ही आपको अप्रोक्स टाइम प्रोवाइड करता है। Like university provides you or gives you one detailing ki okay you have 6 months या 1 semester to develop your one project which is for 200 marks, so you define your time as per your convenience और उसके हिसाब से within 6 months you supposed to complete it, right? तो आपको एग्जैक्टली ऐसा नहीं बोला है कि लाइक प्रोफेशनली जब हम लोग अगर बनाते हैं तो वहां पे हम लोग बताते हैं कि ओके वी एग्जैक्टली रिक्वायर 2 months टाइम, और वो भी if my developers are busy on some other project, like one project is already going on जो complete होगा suppose end of March, like on 30th March एक मेरा existing project जो है वो complete होगा, और उसके बाद में I'll be starting with your project which required 3 months time, ठीक है? so 3 months का time आपको calculate कहाँ से करना है, 1st April से, 1st April से will be calculating 3 months time, so April, May and June, तो जून का जो 30th जून होगा वो टाइम पे I'll be finishing up with your project, ये वे में we supposed to calculate। और वो टाइम पे हम लोग के पास कौन से टाइप के डेवलपर्स रिक्वायर्ड होंगे, कोई एक्स्ट्रा डेवलपर्स जो आपको अलग से अगर कॉल करने पड़ेंगे तो वो हम लोग कहाँ से बुलाएंगे, उनका आपका इन्वेस्टमेंट कितना होगा, देन टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस कितने रिक्वायर्ड होंगे, आउट ऑफ दिस टोटल फंक्शंस कौन से फंक्शंस है जो बहुत सिंपल है जिस पे हम लोग कोई फ्रेशर्स को अपॉइंट कर सकते हैं, हाउ मेनी फंक्शंस आर देयर जो थोड़े डिफिकल्ट या कॉम्प्लेक्स है और जिस पे आपको एक्सपीरियंस डेवलपर्स को हायर करना पड़ेगा या जिसको आप आउटसोर्स कर देंगे कंप्लीटली, आप खुद से नहीं बनाएंगे, वो सारे मेजरमेंट्स यहाँ पे आएंगे। क्लियर है? सो एज यू कैन we have such points. What is measurement? Act of obtaining a measure, it mechanism of objective evaluation, जहाँ पे हम लोग बताएंगे, जैसे मैनेजर है या क्लाइंट को अगर हम लोग को बताना है तो हम लोग यहाँ पे बता सकते हैं कि ओके ये हम लोग के टोटल फंक्शंस है या ये हम लोग के रिक्वायरमेंट है, तो बेस्ड ऑन दैट एक अप्रॉक्स टाइम क्या होना चाहिए, और वो उतना टाइम लेने के बाद में एक मिनिमम लेवल ऑफ प्रोडक्ट क्वालिटी कितना आना चाहिए वो हम लोग बता सकते हैं। सो मेजरमेंट, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे सो क्या बोला है, अ स्टैंडर्ड और यूनिट ऑफ मेजरमेंट, जैसे आप वहां पे बता सकते हैं कि ओके आपका सॉफ्टवेयर जो है अगर हम लोग ये लेवल का सॉफ्टवेयर बनाएंगे इट कैन इजीली हैंडल 500 स्टूडेंट, जैसे एग्जाम ऑनलाइन एग्जाम के लिए अगर आपको सॉफ्टवेयर बनाना है, सो विल मेजर ना, यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या रहेगा कि आपका एट अ टाइम देयर आर 1000 स्टूडेंट हु विल बी अटेम्प्टिंग एग्जाम ऑनलाइन, सो आपका सॉफ्टवेयर का कैपेसिटी जो है वो मिनिमम 1500 का होना चाहिए, बिकॉज देयर माइट बी समटाइम्स अ केस कि जहाँ पे प्रोफेसर्स भी ज्वाइन हो रहे हैं, स्टूडेंट्स भी ज्वाइन हो रहे हैं, है ना, या कभी कभी इट माइट पॉसिबल कि मैं मोबाइल से ज्वाइन हुआ नहीं कर पाया तो नाउ आई एम ज्वाइनिंग फ्रॉम लैपटॉप, या लैपटॉप से ज्वाइन हुआ था नाउ आई एम लॉगिंग फ्रॉम अ मोबाइल, दिस माइट बी अ सिनारियो, बराबर है, मैंने एक बार लॉग इन किया था, मैं लॉग आउट हो गया, मेरा लैपटॉप क्रैश हो गया या मेरा मोबाइल बंद हो गया, एनीथिंग माइट बी देयर, सो वो टाइम पे क्या होगा, देयर गोइंग टू बी 2 लॉगिन्स। अब एट ए टाइम आप 2 लॉगिन अप्लाई नहीं कर रहे, लेकिन इंस्टेड ऑफ लैपटॉप नाउ स्टूडेंट कैन लॉग इन फ्रॉम मोबाइल, या फ्रॉम मोबाइल इंस्टेड ऑफ मोबाइल नाउ स्टूडेंट इज लॉगिंग फ्रॉम अ लैपटॉप, तो आप क्या कर रहे हैं, एक बार वो स्टूडेंट लैपटॉप से लॉग इन हुआ था, अब आपको यहाँ पे मेजर करना है, यहाँ पे क्वालिटी मेजर करना है कि आपका जो सॉफ्टवेयर है वो लॉगिन को एक लॉगिन काउंट करेगा, मोबाइल लॉगिन को, एंड लैपटॉप लॉगिन को और एक बार लॉगिन काउंट करेगा। सो क्या होगा कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है, अगर उसमें से 200 स्टूडेंट्स ने भी अगर 2 अलग अलग डिवाइस से लॉगिन किया बिकॉज ऑफ एनी XYZ एरर्स, तो वहां पे तो आपके ऑलरेडी 1000 के ऊपर स्टूडेंट्स ही जा रहे हैं, सो दिस माइट बी अ सिनेरियो इन मल्टीपल एग्जाम्स, सो वो टाइम पे हाउ वी आर गोइंग टू वर्क विद इट वो आएगा। मैट्रिक्स एग्जैक्ट स्पेसिफाई करना है पर्टिकुलर वे में कि ओके आपका इतना ही दिन लगेगा, इतने डेवलपर्स लगेंगे, दिस आर द फंक्शंस, ये डेवलपर्स बनाएंगे, इतने टाइम में बनाएंगे, इतना कॉस्टिंग आएगा। और मैट्रिक्स जो है वो क्वालिटी के ऊपर ज्यादा फोकस करता है। क्लियर है? तो आपको मैट्रिक्स में क्या देखना है कि आपने क्या लेवल का क्वालिटी अचीव करने का बात किया है, तो वो क्वालिटी अचीव करने के लिए कितने डेवलपर्स को कितने टाइम वर्क करना चाहिए, कौन से टाइप का कितने लेवल तक का टेस्टिंग करना चाहिए।
सो डिफरेंस बिटवीन मेजर एंड मैट्रिक्स क्या बोला है, इज वैल्यू विच डज नॉट प्रोवाइड इनफ इंफॉर्मेशन, लेकिन मैट्रिक्स कैन इजीली प्रोवाइड इनफ इंफॉर्मेशन। लाइक मैं बोल सकता हूँ कि ओके हम लोग का एक जो सॉफ्टवेयर है, सो इन वन सॉफ्टवेयर सपोज वी हैव 1000 लाइन्स या 10,000 लाइन्स, वी हैव 10,000 लाइन्स टू कोड, नाउ वी हैव 2 डेवलपर्स, वन डेवलपर कैन डेवलप 100 लाइन्स पर डे। तो अब 10,000 लाइन कोड करने के लिए हाउ मेनी डेज आर रिक्वायर्ड, या हाउ मेनी डेवलपर्स आर रिक्वायर्ड, अगर मुझे ये 10 दिन में अगर फिनिश करना है तो, है ना। सो दैट इज द मैट्रिक्स। इंडिकेटर होगा, इंडिकेटर का क्या बात बोला है, कंपेयर द मैट्रिक अगेंस्ट अ बेसलाइन या एक्सपेक्टेड रिजल्ट। मतलब मैंने मैट्रिक्स बना दिया है कि ओके KLOC लाइन ऑफ कोड होते हैं, के का मतलब किलो होता है, किलो का मतलब 1000 होता है, किलो बाइट्स समझते हैं ना, 1024 बाइट्स मतलब 1 किलो बाइट्स होता है। तो मतलब अगर मैं किलो KLOC लिखता हूं मतलब 1000 लाइन ऑफ कोड, तो अगर मैं 2 KLOC लिखूंगा मतलब 2000 लाइन ऑफ कोड, अगर 10 लाइन है तो मैं 10 KLOC लिखूंगा, 10,000 लाइन ऑफ कोड। सो अब यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि जब अगर हम लोग कोई कोडिंग कर रहे हैं तो कितना ओवर टाइम डेवलपर्स को करना पड़ रहा है, पर 1000 लाइन्स कितने एरर या डिफेक्ट्स आपको मिल रहे हैं या कितने बग्स मिल रहे हैं आपको, एंड बेस्ड ऑन दिस आपने अगर 6 महीने का टाइम दिया था तो जो स्पीड से आप जा रहे हैं वो स्पीड से कितने लोग कितना चीजें कितने टाइम में बना पाएंगे, ये सारे पॉइंट्स आएंगे हम लोग के, इंडिकेटर्स और वो सब आएगा। सो आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू एवरीवन। सो सेम चीज आपको यहाँ पे बताया हुआ है, मैंने आपको डायरेक्टली जो एग्जांपल दिया यहाँ पे, दे आर टेकिंग द एग्जांपल ऑफ बॉडी टेम्परेचर। तो जैसे अगर वो बता रहे हैं कि ओके बॉडी टेम्परेचर जो है नॉर्मल टेम्परेचर से कैसे बढ़ेगा या कम होगा, तो इफ वी आर इन आफ्टरनून टाइम, तो आफ्टरनून टाइम में आपका बॉडी टेम्परेचर माइट बी मोर, और नाइट टाइम में आपका बॉडी टेम्परेचर जो है वो कम रहेगा नॉर्मल टेम्परेचर से, है ना, ये कुछ भी हो सकता है। देन ये जो मैट्रिक्स हम लोग अप्लाई करेंगे तो वहां पे वी विल बी आल्सो फोकसिंग ऑन कि व्हाट आर द मेजर्स और व्हाट आर द स्टेप्स जो फॉलो करके आप अपने एग्जिस्टिंग प्रोसेस को और इम्प्रूव और बेटर बना सकते हैं, कहाँ पे इंप्रूवमेंट्स अप्लाई हो सकते हैं। तो इंप्रूवमेंट प्रोसेस आएगा, सॉफ्टवेयर प्रोसेस इंप्रूवमेंट के अभी लास्ट टाइम हम लोगों ने सारी चीजें खुद से किए थे जिससे टाइम ज्यादा लग गया और हम लोगों को ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं था लेट्स सपोज, तो उसकी वजह से नंबर ऑफ एरर्स या बग्स सॉल्व करने में ज्यादा टाइम चले गया, हम लोग का इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो गया। सो दिस टाइम विल बी फाइंडिंग एन ऑल्टरनेटिव कि कहाँ पे कोई रेडी एपीआईज है जो हम लोग यूज कर सकते हैं, तो विद लेस डेवलपमेंट हम लोग वही कर पाए, या फिर जावा के जगह पे आई कैन डेवलप इन पाइथन जहाँ पे एक बहुत बड़ा लाइब्रेरी अवेलेबल है, तो बहुत ज्यादा मेरा डेवलपमेंट कम हो जाएगा, और आई कैन आउटसोर्स इट टू सम थर्ड पार्टी और कंपनी who is expert in those XYZ type of development functions. Getting then testing के लिए I can directly just go to this ready-made companies which are there in the market जो आपको directly ऐसे software testing में help करेगा। तो instead of individually hiring different software testers, I can simply just go and subscribe for this softwares. तो उससे बेनिफिट क्या होगा कि आप सिंपली ये सॉफ्टवेयर को सब्सक्राइब करो, वो आपको ये सेम सॉफ्टवेयर दे देंगे, आपका काम हो गया। तो इंप्रूविंग द सॉफ्टवेयर क्वालिटी एंड परफॉर्मेंस, तो उसके लिए आपको क्या बोला, इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट द प्रोसेस इज ओनली वन ऑफ द मेनी कंट्रोलेबल फैक्टर्स इन इंप्रूविंग सॉफ्टवेयर क्वालिटी एंड ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे वी हैव दिस पार्ट, अब यहाँ पे क्या बोला है, द फिगर शोज द अदर फैक्टर्स कनेक्टेड विद द प्रोसेस लाइक द स्किल्स एंड मोटिवेशन ऑफ द पीपल, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द प्रोडक्ट एंड टेक्नोलॉजी। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, सपोज इन टेक्नोलॉजी वी आर टॉकिंग अबाउट टेक्नोलॉजी लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाउड टेक्नोलॉजी, ये टेक्नोलॉजी की हम लोग बात कर रहे हैं, बराबर है। बट उसके साथ में विद दिस टेक्नोलॉजी, लाइक इन टेक्नोलॉजी वी हैव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ओके, इन टेक्नोलॉजी वी हैव AI काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी और क्लाउड जो आज बहुत ज्यादा पॉपुलर है। देन पीपल में अभी हम लोग क्या बोल रहे हैं, जो भी आपके पीपल है दे शुड इजीली अंडरस्टैंड कस्टमर कैरेक्टरिस्टिक्स और रिक्वायरमेंट। देन आपके पास जो लोग है, दिस माइट बी डेवलपर, दिस माइट बी टेस्टर्स, तो क्या डेवलपमेंट एनवायरनमेंट यू विल बी यूजिंग, विच टेक्नोलॉजी यू विल बी यूजिंग, विच लैंग्वेज यू विल बी यूजिंग, है ना। तो आपके लोग जो है वो ये टेक्नोलॉजी जो आप यूज करेंगे AI या क्लाउड, उसके साथ में ये कंफर्टेबल है या नहीं है। मोटिवेट देम सो दैट दे कैन
ऑप्ट फॉर डिफरेंट टेक्नोलॉजी, वो आप उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करो अलग अलग टेक्नोलॉजी का। जैसे अगर मैं कोई कंपनी में अगर जॉब पे लगूंगा तो अब टाइम टू टाइम क्या होगा, स्टार्टिंग में मैं सिर्फ जावा में हम लोग डेवलप कर रहे थे, बट नाउ सिचुएशन चेंजेस, सर्कमस्टेंसेस चेंजेस, तो जावा के साथ में अभी ज्यादा कंपनी का जो फोकस है वो मोबाइल ऐप पे है इंस्टेड ऑफ वेबसाइट्स। सो अभी आपको मोबाइल ऐप के लिए कॉटलिन आना जरूरी है। क्लियर है? नाउ वी डोंट रिक्वायर जावा एनी मोर। आई होप दिस इज क्लियर। तो एज पर द बिजनेस कंडीशंस, people or businesses are more focusing on mobile applications. Okay, so your product, the definition of product will change. अब आपको सेम फंक्शंस जो आप वेबसाइट पे प्रोवाइड कर रहे हैं वो एज पर द बिजनेस कंडीशन वी सपोज टू प्रोवाइड इट, बिकॉज टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो गए। नाउ बिजनेस कंडीशन अगेन चेंज। तो अभी आपके स्मार्ट टीवी आ गए या स्मार्ट वॉचेस आ गए, रिस्ट वॉचेस आई एम टॉकिंग अबाउट। तो एज पर दिस क्या होगा कि आपको वो सेम बिजनेस कंडीशन अपडेट्स के साथ में आपको ये सेम चीजें जो है वो अलग अलग लोकेशंस पे प्रोवाइड करने पड़ेंगे, अलग अलग वे में प्रोवाइड करने पड़ेंगे। एंड क्वालिटी एंड परफॉर्मेंस शुड बी देयर। जो आपका वेबसाइट पे होगा वो सेम क्वालिटी एंड परफॉर्मेंस शुड ऑल्सो बी देयर ऑन दिस स्मार्ट टीवी और ऑन स्मार्ट वॉच और ऑन मोबाइल ऐप और अगेन व्हेन वी आर कनेक्टिंग विद क्लाउड टेक्नोलॉजी। सो ये आपके फैक्टर्स हो गए। आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू एवरीवन। तो प्रोजेक्ट मैट्रिक्स में यही हम लोग बताएंगे, टू मिनिमाइज द डेवलपमेंट शेड्यूल बाय मेकिंग एडजस्टमेंट दैट कैन अवॉइड डिले। अब देखो डिले मतलब आप स्टार्टिंग में ही आपको एक ऐसा टाइम टेबल बनाना है जिससे लास्ट में कहीं पे प्रोजेक्ट बहुत ज्यादा डिले ना हो जाए। सो वी हैव टू मेजर वेरी क्लियरली। मैं एक एक्सेल फाइल, एक एक्सेल टेबल बना दूंगा जिसमें मैं लिखूंगा कि ओके फर्स्ट मंथ ये फंक्शन जो है, अब नंबर ऑफ फंक्शंस जो है ना वो भी कैसे होंगे। सो सपोज वी हैव नंबर ऑफ फंक्शंस प्रोवाइडेड हियर, वी हैव नंबर ऑफ फंक्शंस। अब वो फंक्शन में से लाइक वी हैव 100 फंक्शंस, ठीक है, 100 फंक्शन जो आपको बनाना है, दिस आर द रिक्वायरमेंट फ्रॉम यूजर साइड। तो अभी हम लोग वैल्यू टू कॉस्ट रेशियो फाइंड करेंगे। ध्यान से सुनो, वैल्यू टू कॉस्ट रेशियो, वैल्यू from customer point of view, customer point of view, and cost from developer point of view। मतलब like customer wants Google Map, तो डेवलपर पॉइंट ऑफ व्यू से गूगल मैप बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, गूगल मैप एपीआई इंटीग्रेट करेंगे। सो कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से गूगल मैप का जो वैल्यू है उसको आप मेजर करो ऑन द स्केल ऑफ 0 to 9, और ये गूगल मैप आपको अपने एप्लीकेशन पे इंटीग्रेट करना है तो उसका आपका डेवलपमेंट कॉस्ट क्या आएगा उसको मेजर करेंगे 0 to 9 के स्केल के ऊपर। तो सपोज इफ आई से कि गूगल मैप के लिए जो वैल्यू है फ्रॉम कस्टमर साइड इज 8, बराबर है, वैल्यू इज 8 एंड कॉस्ट जो है आपका वो है 1। तो अगर मैं वैल्यू टू कॉस्ट रेशियो v डिवाइड बाई सी 8/1, मेरा वैल्यू क्या आ रहा है, मेरा फाइनल रिजल्ट क्या आ रहा है, रेशियो क्या आ रहा है, 8 आ रहा है, ठीक है। सो ऐसे हम लोग क्या करेंगे, विल बी डेवलपिंग कंप्लीट टेबल्स हियर, ठीक है। मैं ऐसा कंप्लीट एक टेबल बना रहा हूं। आप समझो कि मेरे पास कंप्लीट एक टेबल है जिसमें मैंने क्या किया है, आई हैव डिफाइंड फंक्शंस हियर, I have defined functions here, value, cost and v by c ratio, ठीक है। सो सपोज यहां पे मेरे पास है गूगल मैप फंक्शन, कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से वैल्यू आएगा, डेवलपर पॉइंट ऑफ व्यू से कॉस्ट आएगा। तो वैल्यू फॉर गूगल मैप 0 to 9 का स्केल आएगा, 0 to 9 का स्केल, हियर ऑल्सो 0 to 9 का स्केल। तो 0 मतलब मिनिमम डेवलपमेंट कॉस्ट और मिनिमम वैल्यू, 9 मतलब मैक्सिमम डेवलपमेंट कॉस्ट आएगा, है ना, मतलब डेवलपर को बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। तो अगर मैं ओला की बात कर रहा हूं, ओला ऐप, तो उसके ऊपर गूगल मैप है, कस्टमर के लिए वैल्यू उसका हाईएस्ट है लेट्स सपोज, और डेवलपर के लिए उसका कॉस्ट क्या है, सिर्फ 1 है, मतलब मिनिमम कॉस्ट आएगा, ज्यादा मेहनत नहीं करना है डेवलप करने के लिए। वाई, बिकॉज गूगल के साइड से उसके एपीआई कनेक्ट करो, बाकी उसके ऊपर एक आध कार रिक्शा उसका आइकन डाल दो, बाकी सारा काम गूगल मैप खुद से कर रहा है। सो 9/1 वैल्यू क्या आया, 9 आया, ठीक है, ध्यान से देखो। उसके बाद में पेमेंट फंक्शन,
क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ये सब। तो इसके लिए कस्टमर के साइड से जो वैल्यू है ना वो 6 है। ठीक है, मतलब आप सारे पेमेंट ऑप्शन रखो, लेकिन बहुत बार फिर भी कस्टमर जो है वो डायरेक्टली क्या करता है, कैश में पे करता है। सो हमेशा दे विल बी यूजिंग दिस फंक्शन, दैट इज नॉट श्योर। डेवलपर के लिए इसका कॉस्टिंग, डेवलपमेंट कॉस्ट जो है वो 3 आता है, क्योंकि गूगल मैप अगर ऐड करना है तो उसका QR कोड डाल दो, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से पेमेंट अगर करना है तो पेमेंट गेटवे अटैच करेंगे हम लोग, ऑनलाइन पेमेंट करना है तो नेट बैंकिंग फैसिलिटी कहीं पे प्रोवाइड कर रहे हैं, तो अलग अलग पेमेंट फंक्शंस हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं। लेकिन सब में आपको खुद से ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ रहा है, लेकिन हाँ थोड़ा डेवलपमेंट कॉस्ट लगेगा। तो 6/3 मेरा वैल्यू जो है वो क्या है, 6/3 अगर मैं करूंगा 2, बराबर है। देन इसके बाद में सपोज बुकिंग इंफॉर्मेशन आ रहा है। बुकिंग इंफॉर्मेशन मतलब ड्राइवर का नेम एंड एवरीथिंग। सो कस्टमर के लिए अगर मैं अपने मॉम या अपनी वाइफ या अपने सिस्टर के लिए अगर कैब बुक कर रहा हूँ, सो दिस इंफॉर्मेशन इज वेरी मच रिक्वायर्ड फॉर मी फ्रॉम सिक्योरिटी पर्पज एज वेल एंड टू कॉन्टेक्ट दैट ड्राइवर एज वेल। सो इसके लिए भी मेरा वैल्यू जो है वो हाईएस्ट है। अब डेवलपमेंट कॉस्ट जो आएगा, इसका डेवलपमेंट कॉस्ट सपोज आ रहा है दैट इज 4। सो 9/4 अगर मैं इसको करूंगा तो मेरा वैल्यू अप्रोक्स कुछ 4.5 तक आएगा। तो अभी हम लोग के पास 3 फंक्शंस है, बराबर है। तो अब मैं क्या देखूंगा, मैं देखूंगा कि जिसका वैल्यू टू कॉस्ट रेशियो हाईएस्ट है उसको मैं पहले डेवलप करूंगा। सो गूगल मैप पहले डेवलप होगा, देन बुकिंग वाला पार्ट आएगा एंड थर्ड पेमेंट वाला पार्ट आएगा। इसको हम लोग बोलते हैं फंक्शन वाइज चीजों को इवेल्युएट करना, और उसमें भी कौन से फंक्शंस पे कौन काम करेगा वो भी हम लोग बताएंगे। जैसे कोई फंक्शन पे अगर कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा है तो वहां पे हम लोग एक्सपीरियंस डेवलपर्स को रखेंगे। कोई एक फंक्शन पे अगर कॉम्प्लेक्सिटी कम है तो वहां पे वी विल बी पुटिंग अप सम एक्सपीरियंस पीपल और समवन। सो यहाँ पे आपको प्रोजेक्ट मैट्रिक्स दिया है, यूज्ड बाय द प्रोजेक्ट मैनेजर एंड सॉफ्टवेयर टीम टू अडॉप्ट प्रोजेक्ट वर्कफ्लो एंड टेक्निकल एक्टिविटीज। ऑब्जेक्टिव क्या है, टू मिनिमाइज द डेवलपमेंट शेड्यूल बाय मेकिंग एडजस्टमेंट दैट कैन अवॉइड डिले एंड मिटिगेट पोटेंशियल प्रॉब्लम, है ना। तो क्वालिटी अचीव होना चाहिए, कितने टाइम में आप कितना काम कर पाएंगे वो हम लोग प्रॉपर्ली बताएंगे, कौन से फंक्शंस आपको बनाना है वो हम लोग बताएंगे। सो एज यू कैन सी देयर आर 2 वेज डायरेक्ट मेजरमेंट ऑफ द सॉफ्टवेयर, जहां पे हम लोग डायरेक्ट देखेंगे कि ओके इतने लाइन ऑफ कोड आपको ऐड करना है, इतना आपका एग्जीक्यूशन टाइम आ रहा है। एग्जीक्यूशन टाइम मतलब मैं बोल रहा हूँ कि 10,000 लाइन ऑफ कोड आपको करना है पर डेवलपर जो है वो 100 लाइन ऑफ कोड वो करता है। तो अगर एक डेवलपर अगर 100 लाइन ऑफ कोड एवरी टाइम अगर कोड करता है पर डे, तो अगर 10,000 लाइन कोड करने में उसको कितना टाइम लगेगा, और अगर मुझे वो सेम 10,000 लाइन वाला कोड अगर 10 दिन में खत्म करना है तो कितने डेवलपर्स लगेंगे। दैट इज द सिंपल कैलकुलेशन, ये डायरेक्ट मेजरमेंट हो गया। एग्जीक्यूशन स्पीड का मतलब क्या है कि अगर मैं बोल रहा हूं कि 1 डेवलपर कैन डेवलप 100 लाइंस पर डे, ये एग्जीक्यूशन स्पीड हो गया। लेकिन कॉम्प्लेक्सिटी जैसे इंक्रीज होगा, कॉम्प्लेक्सिटी अगर इंक्रीज होगा तो उसके हिसाब से ये जो 100 लाइंस पर डे है, तो मेरा डेवलपर का जो थ्रूपुट है या एग्जीक्यूशन स्पीड है वो 100 से डायरेक्ट 50 लाइंस पर डे हो जाएगा। तो क्या होगा, एज कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज परफॉर्मेंस जो है वो कम हो गया। एंड प्लस कॉम्प्लेक्स कोड आप जितना बनाएंगे उतना डिफेक्ट ज्यादा आने के चांसेस है। तो अगेन वी रिक्वायर सम डेज टू रिजॉल्व दिस डिफेक्ट्स एज वेल। तो ये सब आपको मेजर करना रहता है। ओके, then indirect में will be talking about number of functions, quality, complexity कितना रहेगा, क्या लेवल का परफॉर्मेंस आएगा, रिलायबल मतलब अगर आप देखो कि हम लोग के पास अगर कोई सॉफ्टवेयर है जहाँ पे इफ वी से कि वो बहुत ज्यादा ह्यूमन जो है वो बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है उस पर। फॉर एग्जांपल वी हैव अ शेयर मार्केट सॉफ्टवेयर। सो लाइव अगर मार्केट अभी चल रहा है तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से जो भी डेटा है वो इमीडिएटली वो सेम रियल टाइम पे रिफ्लेक्ट होना चाहिए ऑन आवर वेबसाइट, जहां से यूजर्स विल बी बाइंग और सेलिंग दोस शेयर्स, गेटिंग। सो वो टाइम पे हम लोगों को देखना है कि ओके कौन से आप कभी बाय करेंगे कभी सेल करेंगे, और वो रियल टाइम में होना भी चाहिए। दैट इज द रिलायबिलिटी। सो आपको उसको बहुत एफिशिएंटली उसके ऊपर क्वालिटी जो है वो बहुत एफिशिएंटली ऐड करना है। सो दैट क्या होगा कि रिलायबिलिटी का मतलब क्या है कि अगर मैंने शेयर्स परचेस कर लिए, नाउ व्हेन आई ट्राई टू सेल दोस शेयर्स, क्योंकि मैं लॉस में जा रहा हूं, सपोज मैंने 100 रुपीज पे लिया था, अभी वो शेयर का प्राइस 90 हो गया और मैंने ऐसे 1000 शेयर्स लिए थे, तो ऑलरेडी मेरा 10,000 का लॉस हो गया।
अब टू मिनिमाइज द लॉस आई एम ट्राइंग टू सेल दोज शेयर्स, लेकिन अभी क्या हो गया कि आपके सिस्टम पे ट्रैफिक बहुत ज्यादा हो गया, देयर आर थाउजेंड्स एंड लैक्स ऑफ पीपल हु आर ट्राइंग टू सेल द सेम शेयर्स या सम अदर शेयर्स, तो वो जो ट्रैफिक आ गया उसकी वजह से क्या हो रहा है, नाउ आई एम नॉट बी एबल टू सेल माय शेयर्स, सो जहां पे मेरा 10,000 का लॉस था वो 15 हो गया, 20,000 हो गया, एंड बाय द टाइम आई सेल दो शेयर्स वो 25,000 का मेरा लॉस बता रहा है अभी, सो दैट क्रिएट्स अ हैवोक काइंड ऑफ अ सिचुएशन फॉर मी कि मेरा लॉस बढ़ते जा रहा है एंड योर सॉफ्टवेयर इज नॉट अलाउिंग मी टू सेल और एग्जीक्यूट माय ऑर्डर। सो रिलायबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, एफिशिएंसी मेंटेन होना चाहिए, अगर आपका सॉफ्टवेयर अगर एफिशिएंट रहेगा, वो अगर ऑन टाइम अगर ये ऑर्डर्स ले रहा है और उसको एग्जीक्यूट कर रहा है बराबर है, और जो ऑनलाइन फेलियर्स है या आपका सिस्टम हैंग नहीं हो रहा है, दैट मींस रिलायबिलिटी एफिशिएंसी मेंटेन हो गया, और आपको मेंटेनेंस में इसके ऊपर कंटिन्यूअस वर्क करना आना चाहिए कि अगर कभी एक टाइम अगर कोई एक एरर आया तो वी सपोज टू मेंटेन आवर सिस्टम या सॉफ्टवेयर इन दैट मैनर सो दैट फ्यूचर में वापस ऐसा कोई प्रॉब्लम और किसी को ना हो। साइज ओरिएंटेड, ऑफ कोर्स साइज ओरिएंटेड में हम लोग क्या देखेंगे, लाइन ऑफ कोड कितने हैं और कितने लोग कितने महीने तक काम करेंगे, ये सब आएगा, प्रोजेक्ट कॉस्ट कितना आएगा। अब देखो कि जितना बड़ा आपका सॉफ्टवेयर रहेगा उतने आपके प्रोजेक्ट के डॉक्यूमेंटेशन जो है उसका साइज भी बढ़ते जाएगा, एंड जैसे वो डॉक्यूमेंटेशन का साइज बढ़ेगा उसके साथ में क्या होगा, उतने नंबर ऑफ पीपल विल आल्सो इंक्रीज ऑन इट, तो डिफेक्ट्स इंक्रीज होंगे, एरर इंक्रीज होंगे, एंड नंबर ऑफ पीपल विल आल्सो बी इन्वॉल्व मोर इन दैट, है ना, तो ये दोनों चीज जो है वो यहाँ पे इन्वॉल्व होगा। सो आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर, साइज ओरिएंटेड मैट्रिक्स। सो यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे, हाउ मेनी एरर्स वी आर फेसिंग पर 1000 लाइन्स, how many defects we are facing per 1000 line, how many cost, how many money we supposed to invest per 1000 lines, and how many page of documentation we supposed to create for those 1000 lines, because आप जो 1000 लाइन डेवलप करेंगे so उसके लिए आपको कहीं ना कहीं प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट बनाना पड़ेगा, एल्गोरिथम बनाने पड़ेंगे, डिजाइन्स बनाने पड़ेंगे, दैट एवरीथिंग कम्स अंडर अ डॉक्यूमेंटेशन पार्ट। सो पर पर्सन हाउ मेनी एरर्स आपको सॉल्व करने पड़ रहे हैं, या कोई नए डेवलपर्स को डालने के बाद में पर पर्सन आपके नंबर ऑफ एरर्स कितने बढ़ रहे हैं, पर पर्सन कितने 1000 लाइंस पर पर्सन आपका पर डेवलपर वो डेवलप कर रहा है, एंड पर डॉक्यूमेंटेशन पेज आपके चार्जेस कितने आ रहे हैं। सो इफ यू जस्ट नोटिस कि ओके पर पेज मेरा चार्जेस जो आ रहा है वो सपोज 1000 रुपीज है जो भी प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट बन रहा है। सो अभी अगर मैं अननेसेसरीली अगर 50 फंक्शन अगर मैंने ऐड कर दिया और उसके लिए अगर मेरे 50 पेजेस अगर डॉक्यूमेंटेशन के बन रहे हैं, सो दैट मींस 50,000 मेरा तो ऐसे ही लॉस हो गया, जो फंक्शन ज्यादा काम के नहीं थे फिर भी मैंने ऐड किए। तो ये भी आपको देखना है कि पर पेज आपका जो कॉस्टिंग है वो कितना जाएगा, बिकॉज डॉक्यूमेंटेशन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट इन फ्यूचर इफ सम अदर डेवलपर्स आर वर्किंग ऑन इट, और इफ वी आर एक्सटेंडिंग द सेम प्रोजेक्ट, तो वो टाइम पे वी रिक्वायर्ड दिस डॉक्यूमेंट, बराबर है, जिसको फॉलो करके विल बी इम्प्लीमेंटिंग और विल बी वर्किंग ऑन इट। सो साइज ओरिएंटेड मैट्रिक्स आर वाइडली यूज्ड बट नॉट यूनिवर्सली, मतलब दुनिया में हर कोई यूज करता है बट हर कोई उसको यूनिवर्सली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड के हिसाब से यूज नहीं करता है। एवरीवन यूज इट इन देयर ओन कस्टमाइज्ड वे। वी डू हैव अदर एल्गोरिथम्स फॉर दिस, like we have COCOMO algorithm जो number of lines के बेस के ऊपर कैलकुलेट करके बताएगा, and we have other such algorithms, लेकिन हम लोग अपने कस्टम वे में ही चीजों को मॉनिटर करेंगे, मैट्रिक्स फाइंड आउट करेंगे कि ओके ये इतना बड़ा सॉफ्टवेयर है तो इतना मैं आउटसोर्स करूंगा, इतना मैं खुद से बना रहा हूं, तो नंबर ऑफ लाइंस या नंबर ऑफ चीजें कितने कैसे बनेंगे, दैट इज व्हाट विल बी वर्किंग ऑन इट। क्लियर है? सो लाइन ऑफ कोड कितना रहेगा, लाइन ऑफ कोड कितना इजी रहेगा काउंट करने में, रिपीटेटिव लाइंस को आपको हटा देना है, कोई एपीआई इंप्लीमेंट करेंगे तो वो हटा दो, अगर मैं किसी को डायरेक्टली रेडी वाला यूज करने दे रहा हूँ, इंप्लीमेंट करने दे रहा हूँ, तो उसके एफर्ट्स आप मिनिमाइज कर दो, ये सारी चीजें आएंगे उसमें। क्लियर है? देन अब अपोजिट में क्या है कि आपके लाइन ऑफ कोड जो है ना वो आपको ये भी देखना है कि मैं कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करूंगा। सो समटाइम्स इट माइट पॉसिबल कि आई एम यूजिंग पाइथन इंस्टेड ऑफ जावा, तो अगर जावा अगर मैं यूज करूंगा तो वहां पे मेरे डेवलपमेंट लाइन ऑफ कोड जो है वो सपोज 10,000 जा रहा है, और जब मैं पाइथन में सेम चीज कर रहा हूं तो मेरे 5,000 लाइन में मेरा कोड हो रहा है। सो क्या हो गया, लाइन ऑफ कोड कम हो गया। प्लस अब लाइन ऑफ कोड कम है लेकिन कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज्यादा है, तो वो टाइम पे लाइन ऑफ कोड अगर कम भी रहेंगे, सपोज जैसे 10,000 लाइन नहीं 5,000 लाइन ही कोड करना है, लेकिन जो भी कोडिंग है वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, तो वो टाइम पे 10,000 लाइन लिखने से ज्यादा टाइम आपका वो 5,000 कॉम्प्लेक्स लाइन लिखने में जाएगा, तो वो भी आपको कैलकुलेट करना रहता है। सो सिर्फ लाइन ऑफ कोड के बेस के ऊपर हम लोग एक अप्रॉक्स टाइम टेबल नहीं बनाते हैं,
वो टाइम पे कॉम्प्लेक्सिटी आइडेंटिफाई करना, और वो कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए उससे सूटेबल हम लोग के पास कितने डेवलपर्स है और वो कर पा रहे नहीं कर पा रहे, ये भी देखना होता है। साथ में बफर टाइम रखते हैं हम लोग, ये सारी चीजें आएंगे। फंक्शन ओरिएंटेड मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कौन से फंक्शन ऐड करना है, उसके लिए वैल्यू टू कॉस्ट रेशियो हम लोग बनाते हैं। तो दैट इज व्हाट वी मीन बाय फंक्शन पॉइंट। फंक्शन ओरिएंटेड मैट्रिक्स, हाउ मेनी फंक्शंस डू वी हैव इन आवर सॉफ्टवेयर, उसमें से कौन से कॉम्प्लेक्स फंक्शन है, कौन से इजी है, तो कौन से हम लोग पहले ऐड करेंगे, कौन से बाद में ऐड करेंगे, है ना। तो फंक्शन पॉइंट्स आर द मेजर of the size of computer application and project that build. The size is measured from the functional or user point of view. It is independent from computer languages. बराबर है, क्योंकि आपको फर्क नहीं पड़ता कौन सा लैंग्वेज यूज करने वाले, मेक श्योर कि विच फंक्शंस विल बी इंप्लीमेंटिंग। सबसे पहले वो देखो कौन से फंक्शंस कस्टमर को सबसे ज्यादा काम किया या उसको सबसे पहले रिक्वायर्ड है, उसको सबसे पहले बनाना चालू करो, और जो जिसका उसको काम ज्यादा नहीं है उसको बाद में लास्ट में बनाओ। सो वही होगा एस्टिमेटेड कॉस्ट and efforts required to design code and test the software. नंबर ऑफ एरर्स कितने आएंगे, तो वो आप जब टेस्ट करेंगे तो उसको आपको सॉल्व करने में कितना टाइम लगेगा, कितने कंपोनेंट्स ऐड करेंगे, ये सब हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं। सिंपल सा इक्वेशन आपको दिया हुआ है, ये आपको इक्वेशन ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से विल जस्ट रिमेंबर इट, डिटेल में नहीं जाने वाले हम लोग। तो काउंट टोटल फंक्शन पॉइंट्स, यहाँ पे आपको इक्वेशन दिया है, वी कैन राइट वैल्यू टू कॉस्ट रेशियो वाला इक्वेशन एज वेल, जो मैंने आपको बताया। अब यहाँ पे आपको क्या बोल रहा है, अकाउंट टोटल इज कैलकुलेटेड यूजिंग फॉलोइंग इंफॉर्मेशन डोमेन वैल्यूज लाइक एक्सटर्नल इनपुट। जैसे मैंने आपको बोला कि वी हैव शेयर मार्केट का सॉफ्टवेयर, तो आप एक्सटर्नल इनपुट जो लेंगे वो कहाँ से लेंगे, फ्रॉम एनएसई और बीएसई का वेबसाइट मेन सर्वर, दैट इज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, वहां से वैल्यू आएंगे। आउटपुट जो जाएगा वो भी एक्सटर्नल आउटपुट आपको कुछ मिल रहा है, मतलब आप जब ऑर्डर प्लेस करेंगे तो वो ऑर्डर वापस कहाँ पे जाएगा, बीएसई और एनएसई के सर्वर पे, जहां से आपके अकाउंट में कुछ शेयर्स अलॉट होंगे, और वो जो रिजल्ट अगर बताएगा वहां से अगर ऑर्डर अगर एग्जीक्यूट होता है सक्सेसफुली, वो सेम आपको ये वेबसाइट पे बताएगा। एक्सटर्नल इंक्वायरी अगर कुछ आ रहा है, एक्सटर्नल इंक्वायरी मतलब आपने अगर कोई शेयर्स अगर बाय किए थे, सेल नहीं किए हुए, तो वो एनएसई बीएसई से अगर इंक्वायरी आ रहा है वो आपको बताएगा, और उसके बेसिक पे हम लोग अपने सिस्टम या सॉफ्टवेयर पे क्या लॉजिक लिखेंगे, अपने सर्वर पे क्या इंफॉर्मेशन रखेंगे, वो सब यहाँ पे काउंट में आएगा। सो ईच इंफॉर्मेशन डोमेन वैल्यू इज मल्टीप्लाइड बाय इट्स वेटिंग फैक्टर। वेटिंग फैक्टर मतलब वो कितना कॉम्प्लेक्स है, सिंपल है, या ज्यादा कॉम्प्लेक्स भी नहीं है, ज्यादा सिंपल भी नहीं है, उसके हिसाब से हम लोग उस पे फंक्शन पॉइंट या वो फंक्शन के बाजू में उसका कॉम्प्लेक्सिटी वैल्यू लिखेंगे, और वो कौन सा स्केल रहेगा, 0 to 9 वाला हम लोग का स्केलिंग फैक्टर रहेगा। सो एज यू कैन सी यहाँ पे क्या बोला है, लाइन ऑफ कोड फंक्शन पॉइंट इज ऑल्सो कॉन्ट्रोवर्शियल। तो इसके लिए हम लोग क्या बोलते हैं, इट इज द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इंडिपेंडेंट एंड हेंस आइडियल फॉर कन्वेंशनल एंड नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज बेस्ड ऑन डेटा दैट कैन बी नोन अर्ली फेजेस ऑफ द प्रोजेक्ट। Opponent says computation is based on the subjective rather than the objective data। मतलब आप क्या बना रहे उसके ऊपर फोकस करो, और उसमें कॉम्प्लेक्सिटी लेवल क्या है, और उसमें कौन से काम के फंक्शंस है, कौन से काम के नहीं है, और कौन से कस्टमाइज फंक्शन आप फर्स्ट टाइम बना रहे जिसका हम लोग के पास इंफॉर्मेशन ही नहीं है। सो उसके हिसाब से हम लोग यहाँ पे वेरीफाई करेंगे। प्लस एट सेम पॉइंट ऑफ टाइम विल बी इनहेरिटिंग फ्यू फीचर्स फ्रॉम द लाइब्रेरी, विल बी कॉलिंग फ्यू एपीआईज, एक्सटर्नल एपीआईज फ्रॉम डिफरेंट फंक्शंस। सो उसके बेस के ऊपर बचे हुए कौन से फंक्शंस है जो आप ऐड करेंगे, ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। रिमेंबर दिस, ठीक है। सो दैट्स इट, वी आर डन विद दिस पार्ट एंड वी आर डन विद फर्स्ट थ्री चैप्टर्स ऑफ आवर यूनिट 4। सो विल स्टॉप आवर लेक्चर हियर, ठीक है। इफ यू हैव एनी डाउट्स लेट मी नो। एनीवन, एनी डाउट्स? ठीक है, सो विल स्टॉप, okay, we'll stop today's lecture here.